आज का पॉडकास्ट उन बच्चों के लिए है जिन्होंने नीट 2026 में अपीयर हुए थे और उनका पेपर अच्छा नहीं गया हो, या फिर जो बच्चे ड्रॉप लेना चाह रहे हैं, या फिर उनके ड्रॉप्स बहुत सारे हो चुके हैं। मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि क्या एमबीबीएस अब वर्थ इट है या नहीं। तो सारे क्वेश्चंस का जवाब साथ में हमारे साथ हैं वंशिका मैम, जो अपनी स्टोरी तो बताएंगी, लर्निंग्स बताएंगी, और साथ में क्या एमबीबीएस वर्थ इट होता है ड्रॉप ईयर के बाद, तो ये सब जानेंगे। क्योंकि अभी जो बच्चे हैं जिन्होंने नीट 2026 दिया था, साथ में री नीट देना पड़ा, बहुत सारे बोले तो सिचुएशन उस समय वो हो जाती है। आदमी मतलब जो बच्चा होता है वो क्या क्या सोचता है, इस ड्यूरेशन में प्रिपरेशन बंद कर दिया था, प्रिपरेशन स्टार्ट करना पड़ा था। तो हमारे साथ है वंशिका मैम, जिन्होंने फोर्थ ड्रॉप ईयर में एमबीबीएस सीट पाई थी। तो स्टार्ट करते हैं मैम स्टार्टिंग से कि आपका ये ड्रॉप ईयर का एक्सपीरियंस 11th से जब पीसीबी लिया था तब से क्या एक्सपीरियंस था, एक ओवरव्यू। यार देखो, एक्सपीरियंस तो मेरा कुछ ऐसा था कि जो पूरा ड्रॉप ईयर होता है वो ट्रॉमेटाइजिंग तो देखो होता है, लेकिन बस ये है कि तुम्हें अपनी जो अंदर की आवाज है उसको कभी अनसुना नहीं करना है। तुम हारोगे, डेफिनेटली हारोगे, लेकिन स्टैंड बैक भी तुम्हें ही करना है। मैंने इतने सारे ड्रॉप लिए थे, मुझे पता है कि बीच में मैं डिप्रेशन में चली गई थी, लेकिन उसके बाद मैं स्टैंड बैक हुई। स्टैंड बैक होने के बाद मैंने दोबारा अपनी जी जान लगाई। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि तुम क्या कर रहे हो ये तुमसे ज़्यादा बेटर कोई नहीं जानता। क्योंकि देखो, प्रिपरेशन के दौरान काफ़ी सारे बच्चे लैग कर जाते हैं कि यार आज नहीं करना, कल कर लेंगे, फिर वो कल भी नहीं करते, परसों भी नहीं करते, प्रोक्रेस्टिनेट बहुत करते हैं। फिर बाद में बोलते हैं कि यार हमने प्रिपरेशन बहुत जी जान लगा के करी थी, लेकिन हमारा हो नहीं पाया। उनको खुद को पता होता है, तो खुद से झूठ कभी नहीं बोलना है, ये मैं बोलूंगी। जब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, एमबीबीएस बनने का ड्रीम कब से आया कि मुझे एमबीबीएस बनना है, डॉक्टर बनना है? ये मेरा ड्रीम आया था जब मैं 3 साल की थी। तो मेरे फादर डॉक्टर है, तो वो ऐसे ही हम रास्ते में जा रहे थे, तो बगल में एक छोटी सी बच्ची थी, उसके ना सर में लग गई थी, एंड वो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग कर रही थी उस टाइम पे। एंड ही स्टॉप देयर, और वहाँ पे उसने उसकी हेल्प करी। फिर आई रियलाइज कि यार ये कितना नोबल प्रोफेशन है। फिर बाद में उन्होंने हेल्प करी, वो बच्ची स्माइल करी उसके बाद में। कितना नोबल प्रोफेशन है कि सब इतना प्रेज करते हो उनको। तो आई डिसाइडेड कि मुझे बनना तो डॉक्टर ही है। फिर घर पे पेशेंट्स देखते थे तब मैं वहाँ पे बैठती थी, एंड आई यूज टू एडमायर हिम कि यार वो पेशेंट्स देख रहे हैं, सामने वाला इतना हाथ जोड़ के बोल रहे हैं कि थैंक यू सो मच, धन्यवाद करके जा रहे हैं उनको। तो वो सब मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगता था, और मुझे लगता था कि यार मुझे भी डॉक्टर ही बनना है, एनी हाउ कुछ भी करके। फिर मैंने कुछ सोचा ही नहीं कि कुछ और बनने का। मेरा ड्रीम बन गया कि डॉक्टर ही बनना है और कुछ नहीं बनना। जब आपने ये सोचा कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, तो फिर 10th के बाद से क्या प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, और 10th से पहले कैसे एकेडमिक्स थे? नहीं नहीं, मैंने 10th के बाद में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करती। मैं 12th तक सिर्फ स्कूल में ही पढ़ी हूँ, एंड मैंने सोचा भी नहीं था कि नीट के बारे में कि मैं पहले से चालू करूँ। क्योंकि देखो, मैं बहुत ही एवरेज स्टूडेंट थी, बहुत ही एवरेज। एंड मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा रहती थी। यूज़ टू प्ले बास्केटबॉल, एंड आई यूज़ टू डांस, एंड जो भी स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती थी मैं सब में पार्टिसिपेट करती थी, एवरीथिंग, कुछ नहीं छोड़ती थी मैं। स्पोर्ट्स भी मैं ऐसा था कि मेरा मेरा गेम बास्केटबॉल था, अगर कबड्डी भी हो रहा है तो मैं उसमें भी पार्टिसिपेट करती थी। लेकिन ये है कि अगर मेरा एग्ज़ाम है तो उससे 2-3 महीने में पहले बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती थी कि मुझे अब इसी पे ही फ़ोकस करना है। तो ऐसे करके मैं अच्छे नंबर भी ले आती थी, लाइक 85-86% मैं ले आती थी आराम से। ये था कि कैचिंग पावर अच्छी, घर वालों को भी ये पता था कि कुछ भी हो ये कर लेगी। तो मैंने पहले कुछ प्रिपरेशन चालू नहीं करी थी, मैंने जो प्रिपरेशन चालू किया था वो 12th के बाद ही किया था। जब 12th के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट किया, तो जैसे कि बहुत सारे बच्चे होंगे जो क्लास में, आपके जो क्लासमेट्स होंगे, वो नीट नहीं कर रहे होंगे, कॉलेज जा रहे होंगे। तो उस समय एकदम आपको कंफर्म था कि मुझे इसी फील्ड में जाना है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे, चाहे बात करें 10th में कि बच्चे स्ट्रीम डिवाइड होते हैं, या 12th में जब हम डिफरेंट कॉलेजेस में या कोई डिफरेंट प्रिपरेशन करता है, तो उस समय कैसे डिसाइड किया मुझे नीट ही करना है? डिसाइड तो खैर मैंने पहले से ही कर रखा था कि मुझे डॉक्टर बनना है।
एंड इट वाज़ शुरू से ये था कि यार नीट करना है। पहले पीएमटी होता था, क्योंकि शुरू से ही मुझे बोलता था कि डैडी थे, वो बोलते थे तुम्हें पीएमटी में अच्छे नंबर लेके आने हैं, कॉलेज जाना है, एमबीबीएस उसी से मिलता है। फिर धीरे-धीरे पीएमटी से नीट में शिफ्ट हो गया। तो 11th-12th से ये था कि नीट में ही प्रिपरेशन करनी है हमको। मैंने बीच में घर पे बोला था, क्योंकि उस टाइम पे फाउंडेशन का बहुत क्रेज़ था कि 11th के साथ ही तुम फाउंडेशन करते हो, स्कूल नहीं जाते हो, अलग से कोचिंग में जाते हो, डमी क्लासेस होती हैं। मैंने उसके लिए बोला था, लेकिन मेरे जो डैडी थे उन्होंने उस चीज़ को अच्छा नहीं समझा। पहले उन्होंने बोला था कि पहले स्कूलिंग करो, फिर उसके बाद नीट की प्रिपरेशन करनी है। तो ऐसे था कि नीट तो मेरा पहले से ही था, कुछ सोचना ही नहीं था कि कोई क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। नीट एक जो बोलते हैं ना कि अर्जुन ने सिर्फ़ मछली की आँख देखी थी। मछली की आँख थी या फिर हाँ, मछली की हाँ, आँख देखी थी। हाँ। तो ऐसे ही मेरा नीट का था कि नीट ही करनी है और कुछ मैंने देखा नहीं। इवन मुझे और स्ट्रीम्स के बारे में नॉलेज ही नहीं थी। आई वाज़ ज़ीरो। मेरे को सिर्फ़ ये पता था कि नीट होता है, उससे एमबीबीएस करते हैं, एमबीबीएस के बाद डॉक्टर बनते हैं, फिर पीजी होती है। इतना मुझे पता था। और जैसे आपने बताया था कि आपके पेरेंट्स डॉक्टर हैं, आपके फादर भी डॉक्टर हैं, तो हुँ, आपको हुँ। नीट यूजी के बारे में कब पता चला था कि नीट एग्जाम करके, जैसे मतलब होता है कि चलो बच्चे ड्रीम देख लेते हैं कि डॉक्टर बनना है, बट हुँ, लेकिन हुँ। पता नहीं होता क्या पाथ फॉलो करके डॉक्टर बनेंगे, नीट एग्जाम देना है, नीट पीजी देना है। मैं बता रही हूँ ना, जैसे आई वाज़ इन क्लास 8th जब पीएमटी होता था। ठीक है, पीएमटी में एक हमारे नोन में ही है, डैडी के लाइक फ्रेंड बोल सकते हो, उनका बेटा था। उनका पीएमटी में सिलेक्शन हुआ था, इट वाज़ 2015 आई गेस, एआईपीएमटी 2015। तो या उस टाइम पे मेरे को बोला कि देखो उनका एआईपीएमटी में सिलेक्शन हुआ है, तुम्हें भी ऐसे ही सिलेक्शन करना है। तो मेरे को उस टाइम पे थोड़ा-सा ब्लरी-ब्लरी आइडिया लग गया था कि हाँ, ऐसे पीएमटी एग्ज़ाम होता है, उसमें तुम्हारा सिलेक्शन होता है, तब तुम्हारा एमबीबीएस में होता है। फिर शायद 2018 या 19 में नीट आया था। एआईपीएमटी से नीट में कन्वर्ट हुआ था वो। तो तब मुझे आइडिया लगा था कि ऐसे-ऐसे है। फिर जब आपने नीट का ड्रॉप फाइनली सोच लिया कि मुझे ड्रॉप लेना है, फर्स्ट हुँ। ड्रॉप का क्या एक्सपीरियंस रहा, कहाँ से प्रिपरेशन किया और मतलब फर्स्ट क्या जॉब का स्टेप्स किए? एक्सपीरियंस फर्स्ट जॉब का एक्सपीरियंस मेरा बहुत गंदा था, क्योंकि आई वाज़ नॉट अ सीरियस स्टूडेंट। मेरे को ये था कि मुझे डॉक्टर बनना है, बट आई वाज़ नॉट सीरियस। मैं अभी बोल सकती हूँ कि पहले मैं नहीं बोलती थी, पहले मैं बोलती थी कि नहीं मैंने तो बहुत पढ़ाई करी। नहीं करी थी मैंने पढ़ाई। आई वाज़ नॉट एट ऑल सीरियस एट दैट टाइम। मैंने सीएलसी जॉइन किया था। शुरू-शुरू में सबको जोश होता है जाने का। मैं आगे सीट लेने की कोशिश करती थी। लेकिन एक डिसएडवांटेज वहाँ पे था कि एक ही क्लास में अराउंड 150 स्टूडेंट्स होते थे, और 150 स्टूडेंट्स में किसको क्या ही समझ में आएगा, ठीक है? थोड़ी-सी वहाँ पे मिस्टेक थी, थोड़ी मेरी मिस्टेक्स थी। मैं गई वहाँ पे, धीरे-धीरे पहले शुरू-शुरू में आगे बैठने का सोचती थी। फिर टाइम निकलता है, बच्चा अनसीरियस होना चालू होता है। मैं बैठने लगी पीछे। फिर पढ़ने की बजाय आई यूज्ड टू गॉसिप, प्ले एंड पढ़ाई के अलावा सारे काम करते थे हम लोग। फिर कोचिंग, पढ़ने की बजाय हम मस्ती करने जाने लग गए। फिर धीरे-धीरे अपना आ गया कोविड, फिर लग गया लॉकडाउन, फिर मैंने सोचा चलो पढ़ लेते हैं, टाइम मिल गया। लेकिन फिर आ गया ट्विटर पे एक ट्रेंडिंग चीज़ कि पेपर को करवाओ पोस्टपोन। तो मैं उस पे लगने लग गई। मैंने उस पे इतना फ़ोकस किया था कि मैंने कहा मम्मी को बोली थी, मम्मी देखो मैंने ये ट्वीट किया है, मेरे पे इतने लाइक आए हैं। फिर मैंने पढ़ाई छोड़ दी, ये पोस्टपोन के लिए लगने लग गई। फिर एक बार कन्फर्मेशन आ गया था कि हाँ, अब ये एग्ज़ाम 13 सितंबर को हुआ था शायद, इतने सितंबर को होगा। लेकिन तभी भी सब पोस्टपोन पोस्टपोन कर रहे थे। मुझे लगा पोस्टपोन हो जाएगा, मैंने पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया। नीट का एग्ज़ाम आ गया एंड मैंने बिल्कुल भी बहुत गंदा परफ़ॉर्म किया था उसमें, और मेरे बहुत गंदे नंबर आए थे। आई डोंट वांट टू रिमेंबर दैट। बहुत गंदा एक्सपीरियंस था वो। फर्स्ट ड्यूरेशन में जब आपका मतलब फर्स्ट ड्रॉप ईयर था कि मतलब बहुत सारे बच्चों के मार्क्स अप डाउन भी होते हैं, सबसे लोएस्ट मार्क्स इस ड्रॉप ईयर में क्या था, मतलब मेरा मॉक हाँ, टेस्ट में हाँ, ही। हाँ, मॉक टेस्ट में मैं बताती हूँ। देखो, प्लीज़ हँसना मत पहले नहीं तो। नहीं। फिज़िक्स का होता है पेपर, ऐसे कंबाइंड होता है, लेकिन मेरा सबसे जो गंदा स्कोर पूछ रहे हो आप, मैं बता रही हूँ। फिज़िक्स का होता है 180 में से, ठीक है? और मेरे उसमें से 0 भी नहीं, मेरे -11 मार्क्स आए थे उसमें, और वो स्कोर मेरे फ़ादर के मोबाइल पे गया था।
क्योंकि सारा जो आप परफॉर्म करते हो वो फादर के मोबाइल पे जाता है। फिर उन्होंने मुझे बताया था कि ये क्या नंबर है, -11, जीरो भी नहीं, -11। वो बहुत बहुत ही शर्मनाक वाली बात होती है यार, आपके -11 मार्क्स आ रहे हैं जब आप ड्रीम कर रहे हो डॉक्टर बनने का। तो बहुत बेकार नंबर थे वो, -11। ओवरऑल कितने थे? ओवरऑल मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, क्योंकि वो बहुत टाइम पहले की। -11 मुझे इसलिए याद है क्योंकि वो जीरो को भी क्रॉस कर चुके थे, इसलिए। जब मतलब आपने ये प्रिपरेशन टाइम में जब एक ड्रॉप ईयर रहता है, आपने ड्रॉप ईयर की लाइफ जी है, तो उस समय अगर बोले तो स्ट्रेस किस बात का ज्यादा होता है, कि मार्क्स के लिए या फिर लोगों के ताने, रिलेटिव्स के ताने? देखो, फर्स्ट ड्रॉप लेते हो तब आपको किसी चीज की परवाह नहीं होती। जब आपका सेकंड ड्रॉप चालू होता है, उसके बाद आपको थोड़े थोड़े ताने मिलने लगते हैं सेकंड ड्रॉप में, कि अभी तक कुछ नहीं किया, क्या कर रही है लड़की, क्या क्या कर रहा है लड़का। फिर धीरे धीरे जब आप बोलते हो कि अभी तो प्रिपरेशन कर रही है, अभी तो सिर्फ 12th पास है, तो आपके माइंड में प्रेशर बढ़ने लगता है। एक साइड नंबर नहीं आ रहे हैं, एक साइड ये समझ में नहीं आ रहा है कि दुनिया वालों को बोले तो बोले क्या, क्योंकि आप सिर्फ 12th पास हो। सेकंड ड्रॉप में भी इंसान वो झेल लेता है, लेकिन जैसे जैसे आपका थर्ड ड्रॉप आता है, तब वो चीज़ आपके माइंड पे स्टक हो जाती है, क्योंकि आपके जो बैचमेट्स थे स्कूल के, वो भी अपना कॉलेज कंप्लीट करने के वर्ष पे होते हैं, है ना? तो सारी चीज़ें आपके माइंड में स्टक रहती है। फिर उसके उसके बेसिस पे ही नंबर कम आने लगते हैं आपके। तो मैं तो ये बोलूँगी कि वो जो दुनिया वाले जो बोलते हैं ना, उनको भाड़ में फेंको, तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। किसी पे ध्यान मत दो, क्योंकि वही जो चीज़ है ना, वो ज़्यादा प्रेशर डालती है आपके दिमाग में, नंबर से ज़्यादा। क्या मतलब फ्रेंड्स का भी प्रेशर होता है? जैसे मतलब किसी फ्रेंड का बोले तो एमबीबीएस में हो गया हो, या फिर किसी फ्रेंड अपना नॉर्मल कॉलेज लाइफ एंजॉय कर रहा हो, हाँ, उसके फोन। ऑब्वियसली होता है कि आप सोशल मीडिया पे देख रहे हो कि आपका जो फ्रेंड है, वो उसने नीट क्रैक कर लिया, वो एमबीबीएस में है, वो अपनी लाइफ अच्छे से जी रहा है, ठीक है? तो आप सोचते हो कि यार मैं भी इसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, वो ऑलरेडी मेरे से आगे बढ़ चुका है, मैं अभी तक कुछ नहीं कर पाया। बहुत प्रेशर रहता है उस चीज़ का, क्योंकि यार कॉम्पिटिशन हर जगह है, एनवी सब करते हैं, ठीक है? वो आप जलते हो उस चीज़ से कि यार मेरी भी लाइफ होती ऐसी, अगर मैं अच्छे से प्रिपेयर करता, मैं भी एडमिशन ले लेता तो। सबको होता है ये। आपने जैसे बताया कि फर्स्ट ड्रॉप में आप उतनी सीरियस नहीं थी जो आपको अब लगता है, फिर हुँ, सेकंड हुँ। ड्रॉप से पहले मतलब क्या था कि सेकंड ड्रॉप लेना ही है, या फिर उस समय डिलेमा में है? क्योंकि अभी भी बच्चे होंगे जो फर्स्ट ड्रॉप में बहुत अच्छे स्कोर नहीं कर पाए हो, शायद हुँ, उनको खुद हुँ। को पता होगा कि उतना अच्छा नहीं गया, या फिर बोले तो अभी रीनीट हो गया, उसमें जो 1 महीने का गैप मिला, उसमें उनका मोरल ऑल डाउन हो गया। तो इस टाइम में देखो, आपका क्या था? इसमें मैं ये कहना चाहूँगी, देखो, ड्रॉप तो मुझे लेना ही था। फर्स्ट ड्रॉप लिया था मैंने, उसके बाद मैंने प्रिपरेशन अच्छे से नहीं करी थी। आई वाज़ सो श्योर कि मुझे ड्रॉप तो लेना ही है। मैंने जैसे पेपर दिया, उसके बाद आई घर पे, तो रात में बात, क्योंकि हमारा क्या शुरुआत में हमारा सेंटर रहता था जयपुर, अलवर में नहीं रहता था। तो रात में आके मैंने बात करी कि मैंने कहा पेपर अच्छा नहीं हुआ है, मुझे एक और ड्रॉप लेना है। तो मैंने उसी टाइम पे बोल दिया था कि ड्रॉप लेना है, एंड दे वर आल्सो रेडी टू गिव मी अनदर चांस। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा कि मुझे लेना है, नहीं लेना। डिलेमा में मैं कुछ भी डिलेमा में नहीं थी, क्योंकि मेरा एक ही मोटो था, टू बी अ डॉक्टर। फिर अब जो रीनीट का आप बता रहे हो, मेरे साथ भी सेम ही हुआ, क्योंकि इनको भी एक एक्स्ट्रा टाइम मिल गया था, ठीक है? जैसे मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिला था कोरोना के टाइम पे। बस इनका ये है कि इनका एक एग्ज़ाम हो गया था। चाहे तुम्हारा रीनीट हुआ हो, चाहे तुम्हारा नीट हुआ हो, तुम्हें फ़ोकस किस चीज़ पे करना है, कि हमारे साथ गलत हुआ है उस पे, या फिर उस पे कि मेरा ड्रीम है टू बी अ डॉक्टर। देखो, मेरे हिसाब से तो तुम्हें उस पे करना चाहिए कि मुझे एक डॉक्टर बनना है। तुमने अभी जितनी मेहनत करी है, तुम उससे 5 टाइम्स मेहनत करो। क्योंकि देखो, अब जो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, वो ये बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुम्हारा स्कैम हो जाए, चाहे तुम्हारा पेपर लीक हो जाए, अगर तुमने बहुत भयंकर जी जान से मेहनत करी है, तो इस प्लेनेट पे कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो तुम्हें तुम्हारे कॉलेज से दूर कर सकता है। तो ये सब तुम्हारे खुद के हाथ में है। तुम पूरी जान लगा दो ना अपनी, दैट्स इट। कॉलेज इज़ योर्स।
जब हमें टाइम मिलता है, ड्यूरेशन मिलता है, आपने जैसे बताया आप सोशल मीडिया पे टाइम देने लगी कि शेड्यूल हो जाए, रीशेड्यूल हो जाए या फिर कैंसिल हो जाए, तो क्या इससे एक डिस्ट्रैक्शन तो बनती है? और क्या मतलब एक ये नहीं हो जाता कि हम जो पढ़े हैं, जो पहले पढ़ा था, उसमें भी प्रॉब्लम्स होने लगती है? हाँ, डेफ़िनेटली होती है। और ये जो आप बोल रहे हो डिस्ट्रैक्शन, ये तो एक मेजर डिस्ट्रैक्शन है बच्चों के लिए, उनके लिए है, जो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ये क्योंकि मैं खुद हुई थी, मैंने खुद ने इतना पोस्टपोन वाला ट्वीट डाला था। और जो पहले पढ़ा हुआ था, देखो नीट जो है पूरा सिलेबस बहुत वास्ट होता है, ठीक है? और उसको तुम्हें डिटेल में पढ़ना होता है, रिवीजन माँगता है बहुत ज़्यादा। अगर तुमने रिवीजन नहीं किया तो तुम सब भूल जाओगे। अब भूल ही जाओगे तो तुम अटेम्प्ट क्या करोगे? और दूसरी चीज़ कंसिस्टेंट तो तुम्हें रहना ही चाहिए। तीसरी चीज़ इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना ही तुम्हारा जो बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड में उतना सेटल होता रहेगा। अब तुम मानो कि तुम्हें बीच में टाइम मिल गया, उसमें तुमने पढ़ने की बजाय क्या किया? पोस्टपोन के लिए आप ट्वीट करने लग गए, मैसेजेस करने लग गए। तो तुम्हारा जो मेन फ़ोकस है पढ़ाई के बदले उस पे शिफ्ट हो जाएगा और तुम्हारा जो सबकॉन्शियस में बैठा हुआ है चीज़, वो फेड होने लग जाएगा। तो तुम वो भी भूल गए और तुम्हारा पोस्टपोन भी नहीं हुआ और तुम्हारा पेपर बिगड़ गया। तो पोस्टपोन वाली चीज़ तो तुम्हें करनी ही नहीं है। और मैं पेरेंट्स को भी बोलना चाहूँगी ये चीज़ कि देखो जो तुम्हारा बेटा कर रहा है, बेटी कर रही है, तुम उस पे थोड़ा ध्यान दो। अगर ये पोस्टपोन वाली चीज़ बोल रहा है कि मम्मी-पापा पोस्टपोन रहेगा, तो तुम्हें ये चीज़ बोलना चाहिए पोस्टपोन होगा या नहीं होगा तुम्हें उससे लेना-देना नहीं है। तुम्हारा एग्ज़ाम कल है, उसके बेसिस पे तैयारी करो। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब ये सब सीन हुआ, उसके बाद जब सेकंड ड्रॉप चला, कहाँ से प्रिपरेशन किया? सेकंड ड्रॉप में क्या मतलब सिचुएशंस थी? देखो सेकंड ड्रॉप मैंने जब लिया था तब मैंने एक गलती कर दी थी उस टाइम पे। मैंने ये सोचा कि मैंने सीएलसी से पढ़ा है, मेरे पास सारी चीज़ें हैं। क्योंकि उस टाइम पे ये था कि आपके पास रिसोर्सेज़ होने चाहिए, ठीक है? टीचर्स ने जो पढ़ाया उसके नोट्स थे मेरे पास। अब मैं उस टाइम पे ये सोच लिया कि मेरे पास नोट्स हैं, मेरे पास बुक्स हैं, तो आई विल डू इट ऑन माय ओन, ठीक है? मैं खुद से कर लूँगी। पूरा साल मैंने वही किया। मेरे पास कोई शेड्यूल नहीं था, कोई मेंटर नहीं था जो मुझे गाइड कर सके और मैंने कोई भी टेस्ट नहीं दिए थे। और मेरा वो वाला साल भी बिगड़ गया था इस वजह से। और इसकी प्रिपरेशन कहाँ से चल रही थी? मतलब कोई बैच, नहीं, यूट्यूब? नहीं। नहीं, नहीं सेकंड ड्रॉप में मैंने कुछ जॉइन नहीं किया था। सेकंड ड्रॉप सिर्फ़ मेरा सीएलसी के बेस्ड पे था, कि मैंने जो सीएलसी में पढ़ा है उसी के बेसिस पे करूँगी, जो भी। मैंने कहीं और से कुछ जॉइन नहीं किया था। तब मेरे आए थे 400 मार्क्स। 430 मार्क्स? 400। आपको लगता है कि ये गलती थी आपकी सेकंड ड्रॉप में? अरे! बहुत, बहुत बड़ी गलती थी। यार देखो, मैं अभी भी ये चीज़ जैसे मैंने यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ था कि आपको 4 प 5 इम्पोर्टेंट चीज़ होती हैं। पहला ही इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपके पास एक गाइडेंस होनी चाहिए जो कि आप अपने टीचर से लो या किसी से लो और एक रोड मैप होना चाहिए। अब गाइडेंस आप किससे लोगे? टीचर से लोगे। टीचर कहाँ पे मिलेगा? किसी एक प्लेटफ़ॉर्म पे मिलेगा या फिर ऑनलाइन या फिर ऑफ़लाइन। ठीक है? ये तो पहला इम्पोर्टेंट चीज़ है और वही आपको रोड मैप देते हैं। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप अपने जो एनसीईआरटी है उसको उस पे फ़ोकस करो। चौथी चीज़ है कि चौथी चीज़ क्या थी? आप अपने टीचर्स से अपने बॉन्ड्स अच्छे बना के रखो। ये बहुत कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, ये आपको अगर आपने कर लिया, तो सिर्फ़ नीट ही नहीं, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, आप वो क्रैक कर सकते हो। यही है। आपने ऑनलाइन भी पढ़ा अपने ड्रॉप ईयर के टाइम में, और ऑफलाइन भी पढ़ा। तो जैसे अभी ऑनलाइन का जनरेशन आ चुका है, जेनजी जनरेशन हुँ। ऑनलाइन की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो रही है, तो एक टीचर बॉन्ड नहीं होता है। और एक और हुँ। चल रहा है कि मेंटोरशिप चल रहे हैं, बहुत सारे जो एमबीबीएस स्टूडेंट हैं। आपको क्या लगता है कि मेंटोरशिप से फायदा होता है स्टूडेंट्स का, या फिर ऑनलाइन के स्टूडेंट्स को मेंटोरशिप लेनी चाहिए? देखो, मैं वही बताती हूँ। अगर आप ऑफ़लाइन कोचिंग में हो, तो आपको मेंटरशिप लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो टीचर्स हैं वहाँ पे, वो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं।
लेकिन हाँ, अगर आपने ऑनलाइन कोर्स ले रखा है तो आप प्लीज़ एक मेंटर अपने साथ रखो। जो मेंटरशिप प्रोग्राम्स चलते हैं आप उसको जॉइन करो। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं आपको एक बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म वाले वो आपको इतना टाइम नहीं दे सकते, जो आप ऑफ़लाइन टीचर से ले सकते हो। तो वो टाइम आपको मेंटर्स दे सकते हैं। तो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू जॉइन अ मेंटरशिप प्रोग्राम अगर आप ऑनलाइन कोर्स जॉइन कर रहे हो तो। जैसे मतलब नीट यूजी होता है, ये 12th पास स्टूडेंट देते हैं, तो ये जो मेंटोरशिप वाली बात है, ऐसा भी हो जाता है कि मैच्योर नहीं होते हैं बच्चे उस समय, अ, आप मेंटर की बात कर रहे हैं या फिर स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं? स्टूडेंट्स की, कि मतलब वो हाँ, सोचते हैं कि मैं सेल्फ कर सकता हूँ कि हाँ, विदाउट मैं। बिल्कुल, मैंने खुद ने इवन 12th पास की बात कर रहे हो, मैंने तो सेकंड ड्रॉप में ही सोच लिया था कि मैं तो कर लूँगी अपने आप ही। इमैच्योर बच्चे बहुत रहते हैं, वो ये सोचते हैं कि हम तो अपने आप कर लेंगे। वही बात है ना कि जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। आप सोच रहे हो कि मैं इस जगह से उस जगह पे पहुँच जाऊँगा। मुझे तो गाड़ी की ज़रूरत ही नहीं है, सोर्स की ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो पैदल ही चला जाऊँगा। लेकिन अगर 500 किलोमीटर का रास्ता हो, आप पैदल जा सकते हो? नहीं जा सकते ना, आपको गाड़ी की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे ही नीट क्रैक करने के लिए आपको एक गाइडेंस की, गाइडर की, एक मेंटर की, एक टीचर की बहुत नीड होती है। वो नहीं होगा तो आप नीट क्रैक नहीं कर सकते अकेले क्योंकि आपको एक्सपीरियंस ही नहीं है। एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है उस चीज़ के लिए। तो जो इमैच्योरिटी है वो उसी चीज़ में झलकती है कि मैं अपने आप ही मैं स्वयं ही सक्षम हूँ। ये इमैच्योरिटी बोलती है। एक ये रहता है कि बच्चों का कि जो स्टार्टिंग फेज होता है किसी भी ड्रॉप ईयर का, अगर कोई ड्रॉप ले रहा है या फिर स्टार्टिंग फ्रेशर स्टूडेंट है, तो स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा मोटिवेटेड रहता है हुँ। डेली वर्क करना। इसको पूरे टाइम कैसे करें, क्योंकि फिर तो आता है, जैसा आपने भी बताया था कि स्टार्टिंग में आप फर्स्ट बेंच पे बैठते थे। हाँ, हाँ, बिल्कुल। इसको मेंटेन करने का एक ही चीज़ है कि आप शुरू में इतना आप मोटिवेटेड रहते हो, इतना ज़्यादा ओवर मत करो कि आप जो फर्स्ट डे कर रहे हो वो लास्ट डे ना कर पाओ। आप फर्स्ट डे धीरे-धीरे चालू करो। जैसे आप आज जा रहे हो कोचिंग में, आपको जो पढ़ाया आज वही रिपीट करो घर पे आके और उसके कुछ क्वेश्चंस लगाओ। ये नहीं कि आपने वो भी पढ़ लिया और अगले दिन का भी पढ़ लिया, नहीं वो मत करो। आप धीरे-धीरे चालू करो। आपको आज पढ़ाया, आपने वो पढ़ा, उसके क्वेश्चन सॉल्व किए। 1 महीना हुआ, उसका टेस्ट आया है, आप टेस्ट से 15 दिन पहले रिवाइज़ करना चालू कर दो। फिर उस टेस्ट के बाद जो हो रहा है, उसको भी करो और जो आपका टेस्ट हो गया है, उस वाले टॉपिक को भी रिवीजन चालू करो। ऐसे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी। अगर आप फर्स्ट डे से ही सोचोगे कि आपने आज का भी पढ़ लिया और आगे का भी पढ़ रहे हो, तो आपका जो मोटिवेशन है वो ब्रेक होना बनता है और आप बर्नआउट जल्दी हो जाओगे। तो धीरे-धीरे करके आप अपने आप को इम्यून करो कि आज इतना पढ़ लिया, कल उससे थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लिया, परसों उससे थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लिया। ऐसे धीरे-धीरे करके आप इम्यून होगे और आप बर्नआउट नहीं होगे जल्दी। नीट मतलब बात करें, नीट की बात करें, जेई की बात करें, सीए, मतलब जो 12th के बाद एग्जाम होते हैं, उस समय क्या बच्चा इतना इमेच्योर होता है कि उसको नहीं पता, जैसे मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, उसको नहीं पता होता है कि कितना ज्यादा मतलब इसके लिए कितना हार्ड वर्क करना पड़ता है एज कम्पेयर टू, मतलब उसको बस ऊपर ऊपर की चीजें दिखती है। देखो मैं सबके लिए नहीं कह सकती लेकिन 90% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो जिनको कुछ भी नहीं पता होता कि उनको करना क्या है, उनको ऊपर-ऊपर का पता होता है और उन 90% में से आप ये मान लो 20% को तो कुछ भी नहीं पता होता कि उनको करना ही क्या है। ऐसे होते हैं जनरली बच्चे। 10% होते हैं जिनको बिल्कुल श्योर पता होता है कि उनको ऐसे करना है क्योंकि वो शुरू से ही प्लानिंग, प्लॉटिंग करके रखते हैं कि मुझे अब ये करना है, अब वो करना है। तो लेकिन 90% तो होते हैं जिनको कुछ भी आइडिया नहीं होता। और फिर अब बात करें, सेकंड ड्रॉप हो गया, सेकंड ड्रॉप में आपने बताया 400 मार्क्स, तो उस समय क्या आया कि मतलब हर कोई आज के डेट में भी होगा, जो ड्रॉपर स्टूडेंट थे उनके माइंड में ये आता है कि बैकअप ऑप्शन, पार्शियल ड्रॉप या फिर नेक्स्ट ड्रॉप, आपने कैसे डिसाइड किया? मैंने मेरे को पता था कि मेरी मिस्टेक है, पता था। वही जयपुर जाके हम वापस आए थे। मैंने बोला मैंने ब्लंडर कर दिया है, मैंने खुद से पढ़ा, कुछ भी नहीं हुआ, 400 नंबर लेके आई हूँ मैं। क्योंकि मैं देखो ऐसे तो नहीं बोला था स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैं बच्ची थी और मैं बहुत सहमी हुई भी थी उस टाइम पे, तो फिर मैंने समझाया उनको। फिर मैंने बोला कि मुझे इस बार
ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करवा दो आप, आई विल गिव माय वेरी बेस्ट। तो उन्होंने आफ्टर 3 डेज़ मुझे पीडब्ल्यू का एक कोर्स था वो ज्वाइन करवाया एंड आई स्टार्टेड स्टडिंग फ्रॉम द प्लेटफॉर्म। फिर पूरे साल भर मैंने पढ़ा, बट मैं उस टाइम पे मेरे से एक गलती हुई थी, जिसने मेरा पूरा स्कोर ही बिगाड़ दिया था। और वो गलती ये थी कि मैं जो टेस्ट सीरीज़ होती थी, वो मैं नहीं लगाती थी बिल्कुल भी। टेस्ट सीरीज़ नहीं लगाई, तो मुझे ओएमआर भरना नहीं आया। ओएमआर भरना नहीं आया, तो मैंने एग्ज़ाम में जाके इतना ब्लंडर कर दिया कि पूरा पेपर सॉल्व करने के बाद 10 मिनट जो बचे थे, उसमें ओएमआर भरा और जो एक क्वेश्चन था, वो स्किप कर दिया था। लेकिन उसका बबल भी मैंने भर दिया था और मेरा पूरा ओएमआर ही गलत हो गया, जिसकी वजह से मेरे जो 630 मार्क्स आने थे उस साल, वो मेरे सिर्फ रह गए थे 375 पे। तो पेपर नहीं देने वाली गलती मैंने उस साल कर दी थी। क्या ये ऑनलाइन स्टूडेंट की सबसे बड़ी गलती है, पेपर ना देना? देखो, मैं ये ऑनलाइन या ऑफलाइन स्टूडेंट्स की बात नहीं बोलूँगी, क्योंकि जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स होते हैं, वो भी एग्ज़ाम स्किप कर देते हैं, क्योंकि जब ऑफलाइन जॉइन किया था, तब काफ़ी बच्चे नहीं आते थे। तो ये सिर्फ ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन बच्चों की मिस्टेक नहीं है, ये उन बच्चों की मिस्टेक है जो टेस्ट देने से डरते हैं, और ऐसे काफ़ी बच्चे होते हैं। मैं खुद टेस्ट देने से डरती थी, और टेस्ट देने का डर सिर्फ इतना ही है कि उनका स्कोर कम आएगा, दैट्स इट। वो डर भगा दोगे, तुम पेपर दोगे, तुम उसकी चिंता मत करो ना कि तुम्हारा मार्क्स कितना आ रहा है। तुम ये देखो कि तुम्हें जो टेस्ट है वो दे रहे हो, उससे तुम्हें एक्सपीरियंस मिल रहा है कि हर जो टेस्ट मैंने दिया था, जितने भी टेस्ट मैंने दिए, हर एक टेस्ट में मैं एक नई चीज़ सीखती थी कि इसको ऐसे करने से इतना टाइम बचेगा। अगर मैं बायो पहले कर रही हूँ, तो मेरे पास इतना टाइम बच रहा है। अगर मैं फिज़िक्स पहले कर रही हूँ, तो मेरे पास टाइम कम बच रहा है। तो तुम्हें पेपर देने से टेक्निक्स पता चलेंगी, ट्रिक्स पता चलेंगी, क्योंकि देखो, ट्रिक्स और टेक्निक्स तुम्हें ऑनलाइन भी काफ़ी सारी मिल जाएंगी, लेकिन तुम पे कौन सी फिट बैठ रही है वो तुम्हें तब पता चलेगी जब तुम क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करोगे। अब तुमने क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट किया ही नहीं, सीधा तुम जा रहे हो नीट के पेपर में देने, वहां पे कौन सी टेक्निक लगाओगे जाके, राइट? तो क्वेश्चन जो टेस्ट है उससे डरोगे तो नीट में मरोगे, ये है। सारी टेक्निक्स हमें मॉक टेस्ट में लगा लेनी चाहिए। हाँ, सारी जितनी भी टेक्निक्स तुम जानते हो, तुम्हें लग रहा है कि ये मेरे पे सेट बैठेगी, तुम मॉक टेस्ट में ट्राई करके देखो ना। मॉक टेस्ट होते ही इसीलिए हैं कि तुम देखो कि क्वेश्चन पेपर कैसे सॉल्व है। मॉक टेस्ट इसलिए नहीं होता कि तुम कितने धुरंधर हो। मॉक टेस्ट इसलिए होता है कि तुम उस टाइम पे उस 3 घंटे में देखो कि तुम कैसे अपना बेस्ट दे सकते हो। जिस जो टेक्निक तुम्हारा बेस्ट स्कोर निकाल के देती है, उस टेक्निक को आप वहाँ पे यूज़ करो। और इतने टेस्ट होते हैं ना कि वही टेक्निक आप 3-4 बार दोबारा रिपीट करके देखोगे और तुम्हारा वो स्कोर इम्प्रूव ही करता है। तो दैट इज़ योर टेक्निक, उससे पता चलता है। फिर जैसे आपने बताया कि ओएमआर ब्लेंडर हो गया, हुँ। एक तो ये तो था ही कि मतलब जो अभी तक नीट था उसमें ओएमआर से फिलअप करना, आगे सीबीटी हो चुका है। बट उस समय आपका क्या मतलब वो था कि अब नहीं हुआ? क्या पेरेंट्स को स्कोर बता दिए थे कि मेरे मार्क्स कितने बन रहे हैं? क्या सिचुएशन थी जब आपने थर्ड अटेम्प्ट का पेपर दे दिया था? देखो, मुझे भी जब मैं एग्ज़ाम दे के आई थी, तब तक मुझे भी नहीं पता था मैं ओएमआर ब्लेंडर करके आई हूँ। उस टाइम पे फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि हमारी ओएमआर शीट एक रिज़ल्ट से पहले भेज दी गई, ठीक है? मैंने चेक करी, मैंने क्रॉस चेक किया, तब मुझे पता चला कि ये तो मैं बहुत भयंकर गड़बड़ करके आ चुकी हूँ। जो 650 नंबर आ रहे हैं, वो तो 375 पटक चुके हैं। मैंने उस टाइम भी पेरेंट्स को नहीं बताया, लेकिन मैं उस टाइम के बाद बहुत ज़्यादा सहमी-सहमी रहने लग गई थी। मैं बहुत परेशान रहने लग गई थी। फिर उसके बाद रिज़ल्ट आ गया। जब उन्होंने 650 की बजाय 375 देखा, और इवन मैंने उस टाइम पे जब रिज़ल्ट आया था, तब मैंने ये सोचा था कि मैं रिज़ल्ट दिखाऊँगी ही नहीं, मैं बोल दूँगी मेरा रिज़ल्ट ही नहीं आया। लेकिन वो पॉसिबल ही नहीं था ना, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि उनको कुछ पता नहीं है, दे आर वेल एजुकेटेड पर्सन्स।
वो खुद निकाल के देख लेंगे। तो उन्होंने निकाल के देखा एंड इट वाज़ 375। फिर उन्होंने मुझे बहुत लड़ा कि तुमने हमें बहुत अंधेरे में रखा है, ये है, वो है। फिर मैंने उनको बताया कि मेरी ऐसे-वैसे ओएमआर गलत हो गई थी। मेरी ओएमआर मैंने देखी थी, पहले आ गई थी। तो फिर उन्होंने मुझे बहुत लड़ा था कि तुमने मुझे हमें पहले ही क्यों नहीं बता दिया? पहले ही बताना चाहिए था हमें। फिर मैंने उनको बताया कि मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। फिर उनको भी धीरे-धीरे पता लगा कि मैं डिप्रेशन में चली गई। फिर उस डिप्रेशन का जो फ़ेज़ था, वो इतना गंदा था कि आई यूज्ड टू थिंक कि मैं जी ही क्यों रही हूँ? इससे बेटर है मैं मर जाती हूँ। लेकिन मेरे मेरे पास कुछ था नहीं करने के लिए और पेरेंट्स भी बहुत गुस्सा थे उस टाइम पे। दैट्स इट। अगर मतलब जैसे बच्चे अभी भी नीट का पेपर दे के आए हैं, री नीट दे के आए हैं बोले तो, जिनका नीट हो सकता है बहुत अच्छा गया हो, और री नीट में भी पेपर जो एनालिसिस था मेंटोर्स का या फिर टीचर्स का बोले तो, कोचिंग इंस्टीट्यूट का, ये था कि मतलब कट ऑफ लो जाएगी। बट फिर अभी प्रोविजनल आंसर की आने आउट होने के बाद बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट क्लेम कर रहे हैं कि उनके टॉपर 710, 715, 700 प्लस, 619 प्लस 60 बच्चों के आ रहे हैं। कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ने ये भी क्लेम किया है। तो जैसे इस टाइम पे जब हम देखते हैं कि मेरे 575, 560 बन रहे थे, अब वो तो बॉर्डर लाइन हो गया, क्योंकि हुँ। जब इतने टॉपर्स निकल रहे हैं तो उस समय क्या, जैसे बच्चे डिप्रेस होते हैं, आपके साथ डिप्रेशन उस समय किस टाइप का था डिप्रेशन? और ये भी डिप्रेशन होता है कि मतलब दूसरा बच्चा मेरे जो साथ वाला था वो बहुत अच्छा कर रहा है। हाँ, डिप्रेशन तो देखो किसी भी तरीके का हो सकता है। जो मेरा फ़ेज़ था, उस टाइम पे ये था कि हाँ, उसी साल की बात है जब मेरा एक फ्रेंड था, उसका सिलेक्शन हो गया था और वो कॉलेज चला गया था। तो उस टाइम पे मेरे को ये भी था कि मेरा फ्रेंड चला गया है। मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मेरा स्कोर इतना गंदा है। आई एम नथिंग। मेरे से तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो उस टाइम पे मेरा तो डिप्रेशन इवन इतना था कि आई ट्राइड टू टेक माय लाइफ अवे, कि मैंने सोचा कि मर जाते हैं, बेटर रहेगा, ठीक है? फिर ये है कि उस टाइम पे फिर मैंने बाद में ये सोचा कि यार मरने से क्या ही हासिल होगा? मेरे को कुछ करना है ना, कुछ करके ही देख लेती हूँ इससे बेटर, ये नहीं तो कुछ और सही, कुछ तो करूँ लाइफ में। इसको एंड करने से हासिल क्या होगा? सब खत्म हो जाएगा, मम्मी-डैडी परेशान होंगे वो अलग। और जो अभी जो रीनीट वाले बच्चे हैं जिन्होंने जो आपने बोला कि जिनके बॉर्डर लाइन में मार्क्स आ रहे हैं, तो मैं उनसे सिर्फ़ ये बोलना चाहूँगी कि अगर तुम्हारा नहीं हो रहा है, एमबीबीएस अगर तुम्हें सिर्फ़ एमबीबीएस ही करनी है तो उसका केस अलग है। लेकिन अगर तुम्हें डॉक्टर बनना है, तो और बहुत सारी चीज़ें हैं, बीएएमएस है, बीडीएस है, बीएचएमएस है, तो उनमें भी अभी काफ़ी स्कोप है। उनमें भी तुम डॉक्टर ही बनते हो ना, उनमें भी तुम पेशेंट्स को देखते हो, तो तुम वो भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हो इफ यू वांट टू बी अ डॉक्टर और तुम और ड्रॉप नहीं लेना चाहते। तो डिप्रेशन में जाने से बेटर क्या है, तुम ये वाली स्ट्रीम चूज़ कर लो। और बीडीएस में तो आजकल बहुत पैसा है, वो अलग बात है, ठीक है? और अगर तुम और ड्रॉप ले सकते हो और तुम्हें एमबीबीएस ही करनी है, तो डिप्रेशन में जाने से बेटर है तुम अपनी पूरी जी जान लगा के इस बार मेहनत करो और तुम उस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करो, जो भी लेवल का क्वेश्चन है तुम उसको अटेम्प्ट कर सको। आई एम नॉट सेइंग कि तुम 720 ऑन 720 लेके आ सकते हो, लेकिन तुम इतना स्कोर तो कर ही लोगे उस टाइम पे कि तुम्हें एक जीएमसी मिल जाए। तो डिप्रेशन में जाने से बेटर है पढ़ाई करो। और मैं ये नहीं कहती कि डिप्रेशन में इंसान खुद जाता है, लेकिन एक सेल्फ कंट्रोल होना भी बहुत ज़रूरी है। तो वो सेल्फ कंट्रोल तुम्हें खुद से ही सीखना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम्हें डॉक्टर बनना है, तो ये सारी चीज़ें तुम्हें हैंडल करनी आनी ज़रूरी है। जब हम डिप्रेशन फेस में होते हैं, जैसे आपका तो सीन ये था कि वहां पे आपके पेरेंट्स डॉक्टर थे, हो सकता है इस सिचुएशन को वो समझ रहे हो, नीट की जर्नी को समझ रहे हो। बट आज के टाइम वो भी बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है जो बहुत एक लोअर बैकग्राउंड से आता है, उसके घर में या फिर बोले तो गांव में कोई नहीं है डॉक्टर। तो वो बच्चा जब डिप्रेशन में जाता है उसको क्या करना चाहिए? यार देखो, इनको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, आई अंडरस्टैंड दैट। उसी इसीलिए जो मेंटर्स होते हैं,
वो तुम्हारे साथ होते हैं, उनको खुद को सीख करनी पड़ेगी हेल्प। उनके पास ये तो है नहीं कि वो डिप्रेशन में है और किसी को पता चल रहा है कि यार वहाँ पे वो इंसान डिप्रेशन में है, उसकी हेल्प करने जाते हैं। जो मेंटर्स हैं वो हेल्प करने के लिए ही बैठे हैं। इवन मैं मेरे अंडर अभी अराउंड 10 to 15 स्टूडेंट्स हैं जो मुझे सीख कर रहे हैं। उन्होंने मुझे बताई अपनी सिचुएशन कि दीदी मैं नर्सिंग कर रही हूँ, अभी मुझे करना है। उनको भी डिप्रेशन था, मैं उनसे बात करती हूँ रोज़। तो जो वो वाले स्टूडेंट्स हैं उनको खुद को सीख करना पड़ेगा। मुझे मुझे करो, मुझे कर सकते हो, कोई और है। ऑलमोस्ट कितने सारे मेंटर्स हैं इस फील्ड के जो तुम्हें हेल्प कर सकते हैं। तो ये उन्हीं के हाथ में है कि उनको हेल्प चाहिए तो तुम्हें खुद को बोलनी पड़ेगी। नहीं बोलोगे तो तुम्हें हेल्प कौन ही करने आया। सही है। अगर वो पढ़ रहे हैं तो फ़ोन से पढ़ रहे होंगे, स्मार्टफ़ोन तो होगा उनके पास, ठीक है? स्मार्टफ़ोन है तो स्मार्टफ़ोन में वो यूट्यूब भी देखते होंगे। यूट्यूब देखते होंगे तो वहाँ पे मेंटर्स बहुत सारे हैं, तो उनसे हेल्प सीख करो। और अगर वो यूट्यूब से नहीं पढ़ रहे तो किसी ऑफ़लाइन कोचिंग में पढ़ रहे होंगे। ऑफ़लाइन कोचिंग में तुम्हारे पास टीचर्स हैं, तो हेल्प तो तुम्हें माँगनी ही पड़ेगी। बिना माँगे तो कुछ नहीं मिलता ना, तो हेल्प भी तुम्हें माँगनी पड़ेगी। ये है। जैसे मतलब प्रिपरेशन टाइम में जैसे हम डिप्रेशन वाले फेज की बात कर रहे थे अभी, क्या इस समय ऐसा लगता है कि जो मेंटोर बता रहे हैं, टीचर्स बता रहे हैं, ये गलत ही बता रहे हैं, मतलब ये मेरे सिचुएशन के लिए नहीं है? हाँ, होता है ऐसा क्योंकि मेरे साथ भी हुआ था। ये सोचते थे कि यार इनको क्या पता कि मेरे साथ क्या बीत रही है? इनको कैसे पता हो सकता है? मैं जो सोच रही हूँ, वो सही है, ये तो गलत ही बता रहे हैं। लेकिन उस टाइम पे तुम्हें ये पता होना ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम जो फ़ील कर रहे हो, ऐसे उनके पास काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते होंगे। उनके पास एक्सपीरियंस है। तो इट इज़ बेटर कि तुम खुद की बात मान के दूसरे की बात सुनो, क्योंकि तुम खुद की बात मान के तो डिप्रेशन में हो ही, ठीक है? अगर तुम्हें तुम्हारे साथ कुछ अच्छा करना है, तो क्या पता जो तुम्हें सामने वाला बोल रहा है, उससे कुछ फ़ायदा मिल जाए। एक बार ट्राई करके देख लेती हूँ या देख लेता हूँ, ठीक है? तो मैं ये नहीं कह रही कि तुम मेरी बात सुनो, ठीक है? तुम एक बार ये ट्राई करो कि जो सामने वाला बोल रहा है, जो भी तुम्हारा मेंटर है या टीचर है, कि ये करो, वो करो, तुम 1 या 2 बार ट्राई करके देखो। अगर फ़ायदा ना हो, तो तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन एक एक बार ट्राई करके देखो। अगर ट्राई ही नहीं करोगे तो तुम्हें पता कैसे लगेगा कि सामने वाला सही भी है या नहीं है, राइट? तो ट्राई तो करना ही पड़ेगा पहले, उसके बाद ही तुम्हें जवाब मिलेगा। आपके सर डिप्रेशन वाले फेज में क्या मतलब जो स्टोरी थी वो बताना चाहेंगे? यार देखो, मेरे साथ जो डिप्रेशन की स्टोरी थी वो ऐसी थी कि पहले मेरे नंबर कम आए, ठीक है? फिर नंबर कम आने के बाद आई स्टार्टेड फीलिंग कि मेरा जो है लाइफ वो ख़त्म हो चुका है, मैं कुछ नहीं कर सकती। पहले मैंने कोशिश करी, पहले तो मैंने ये बोला था कि कुछ नहीं हो पाएगा मेरे से, मेरी शादी करा दो, मेरे घरवालों से बोल दिया था। फिर उसके बाद दे यूज्ड टू थिंक कि चलो ठीक है, कुछ नहीं कर पाएँगे। मेरे फादर ने दूसरे कोर्सेज़ देखने चालू कर दिए थे। फिर उसके बाद उसी टाइम पीरियड में मेरे पास एक टैबलेट थी, जो मेरी मम्मी की हाइपरटेंशन की टैबलेट चलती है। उसमें पूरे 10 टैबलेट्स का पत्ता था। मैंने उस टाइम पे सोचा ये दवाई ले लेती हूँ, लेट्स एंड माय लाइफ नाउ। तो मैंने वो दवाई ली। दवाई लेने के बाद तो मेरे को थोड़े सिम्पटम्स आने लगे थे। फिर धीरे-धीरे मैंने सोचा कि यार अगर मैं मर गई, तब तो ये रहेगा कि मैंने तो कोशिश ही नहीं करी। उसके बाद मेरे पास बचेगा क्या? मेरे पेरेंट्स के पास क्या बचेगा? चलो मैं तो खत्म ही हो जाऊँगी, मेरी तो सारी सफ़रिंग एंड हो जाएगी। मेरे डैडी, मेरी मम्मी, उनके पास क्या बचेगा? वो क्या करेंगे उसके बाद? वो खुद को ब्लेम करेंगे कि मैं हमारी वज़ह से हमने फ़ोर्स किया, जबकि उन्होंने फ़ोर्स नहीं किया। लेकिन पेरेंट्स बाद में यही सोचते हैं कि हमने फ़ोर्स किया इसीलिए हमारा बच्चा हमारे साथ नहीं है। तो मैंने सोचा यार सब चीज़ भाड़ में गई, तो आई प्यूक्ड ऑल द मेडिसिन आउट, ठीक है? फिर मैंने सोचा कि यार मैंने कितना गलत स्टेप उठाया है अभी। फिर रात में मेरे पाल्पिटेशंस ज़्यादा बढ़ गई। मेरी हार्ट बीट बहुत बहुत फ़ास्ट हो गई थी। मैंने मम्मी को बोला, मम्मी मेरे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, प्लीज़ मुझे हॉस्पिटल लेके चलो। तो मेरी मम्मा मुझे हॉस्पिटल लेके गई, क्योंकि मेरे फादर यहाँ पे नहीं रहते, वो रहते हैं भरतपुर। तो मेरी मम्मा लेके गई थी मुझे।
देन मैं 2 दिन तक वहाँ पे एडमिट रही थी। लेकिन अभी तक उनको ये नहीं पता कि मैं एडमिट किस वजह से रही थी वहाँ पे। तो दैट वाज़ अ वेरी बैड फेज़। फिर उसके बाद मेरी मम्मा ने मुझे समझाया कि देखो क्योंकि मैंने मम्मी को बोला था कि यार देखो मेरी एज भी इतनी हो गई है, मेरे से नीट तो हो नहीं है, पढ़ा मुझसे जा नहीं रहा है, आई एम गुड फॉर नथिंग, आप मेरी शादी करवा दो, ठीक है? डैडी दूसरे कोर्स देख ही रहे थे, फिर मेरी मम्मी ने लेकिन हार नहीं मानी, मेरी मम्मी मेरा बहुत, बहुत बड़ा सपोर्ट थी पूरी जर्नी में, जो कि अभी भी है। मेरी मम्मा ने बताया है क्योंकि हमारे एक नोन में है, मम्मी के ही साइड के हैं, जिनकी डॉटर है, वो 28 ईयर्स की हुई थी तब उन्होंने एमबीबीएस में एडमिशन लिया था। तो उन्होंने मुझे पूरी स्टोरी सुनाई उनकी कि वो तो 28 साल की है तब जाके उसने एमबीबीएस में एडमिशन लिया है, तेरी एज कौन सी इतनी ज़्यादा हुई है अभी, क्यों क्यों गिव अप कर रही है अभी। फिर उन्होंने मुझे 10-15 मिनट अकेले छोड़ा, सोचने के लिए दिया टाइम। फिर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सोची, फिर मैंने सोचा लेट्स गिव इट वन मोर चांस। फिर मैंने मम्मी डैडी को साथ में बिठाया, उनको बोला कि माँ, डैडी, आई वांट अनदर चांस, मेरे को स्क्रैच से चालू करना है। मेरे को सब भूलना है कि मुझे नहीं आता कुछ भी। मेरे को बस ज़ीरो से चालू करना है। प्लीज़ मुझे एक ऑफ़लाइन कोचिंग में जॉइन करवा दो। आकाश खुला है अभी अलवर में, उसमें प्लीज़ जॉइन करवा दो। मैं अच्छे से पढ़ना चाहती हूँ और मैं इस बार अच्छे से नीट देना चाहती हूँ, बिल्कुल अच्छे से। लाइक मैं एक चीज़ नहीं छोड़ना चाहती। तो उन्होंने मुझे सिर्फ़ एक बात बोली थी, गिव अप हमने नहीं किया था, गिव अप तूने किया था। और हम तो चांस देने के लिए रेडी है, हमने कब मना किया, तूने माँगा ही नहीं। तो फिर उसके बाद उन्होंने मेरा आकाश में एडमिशन करवाया और जो मैं डिप्रेशन में थी वो मैं तब निकल चुकी थी और मेरी जो मेडिसिन थी वो भी मैंने बंद कर दिया था लेना। लेकिन जो मेरा फेज़ था डिप्रेशन का, इट वाज़ अराउंड 1 टू 2 मंथ्स का था। लेकिन अब मुझे लगता है कि वो जो फेज़ था वो इतनी जल्दी से उभरता नहीं है इंसान जितनी जल्दी मैं उभरी थी। मेरे पास मेरे पेरेंट्स थे एंड जिनके पास पेरेंट्स नहीं है आई वुड सजेस्ट कि तुम प्लीज़ हेल्प सीक करो किसी से, क्योंकि अगर वो एक्सट्रीम पे पहुँच जाता है डिप्रेशन वाला जो फेज़ है, वो लाइफ थ्रेटनिंग भी होता है। जो मेरी मेरी में भी लाइफ थ्रेटनिंग था, लेकिन उस टाइम पे मैं, क्या पता भगवान मेरे साथ थे या फिर मेरी मम्मी का प्यार था या मेरे डैडी का प्यार था जो मेरे में अक्ल आ गई थी। लेकिन सबके साथ नहीं हो ये श्योरिटी नहीं है ना, तो प्लीज़ सीक हेल्प फ्रॉम पीपल। हमें प्रिपरेशन फेज में बोले तो जैसे मेंटोर से तो है, क्या हमें फ्रेंड से भी कनेक्शन बना के रखना चाहिए जो मतलब सेम प्रिपरेशन कर रहा हो, या फिर बोल सकते हैं अगर नहीं है कोई सेम प्रिपरेशन नीट का जेई का सेम प्रिपरेशन है तो किसी और फील्ड का, लेकिन आपको कोई किसी के टच में रहना चाहिए। यार देखो, अगर वो सेम प्रिपरेशन कर रहा है, लाइक नीट, अगर आप नीट कर रहे हो तो और वो सामने वाला भी नीट कर रहा है, तो तुम उससे टच में रह सकते हो कि तुम उससे कॉम्पिटिशन कर सकते हो, एक हेल्दी कॉम्पिटिशन कर सकते हो, तुम क्वेश्चंस का डिस्कशन कर सकते हो। लेकिन ये नहीं कि अगर आप उसके टच में हो तो तुम कर रहे हो बकवास, तो वो चीज़ अच्छी नहीं रहेगी। और जो दूसरे फील्ड के बच्चे हैं, तुम अगर उनसे कट ऑफ कर सकते हो उस टाइम पीरियड के लिए, तो वो तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि तुम डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। अगर वो दूसरे फ़ील्ड का बच्चा है और वो कुछ अच्छा कर रहा है, वो जॉब करने लग गया, तो तुम पे उसका इफ़ेक्ट बहुत पड़ सकता है। तो तुम उनसे कट ऑफ कर लो तो ज़्यादा बेटर है। अब 12th के बाद 3 साल हो गए थे, आपने हुँ। बताया आकाश ज्वाइन करना था, तो इस फेज में जो आपके साथ 12th के स्टूडेंट्स होंगे क्लासमेट्स होंगे, वो हो सकता है कुछ कर आगे कुछ कर रहे हो, क्या उससे उस समय डिप्रेशन होता था? फिर 4th ईयर में क्या प्लान था, कैसे ऑफलाइन ज्वाइन किया और उस ड्यूरेशन में क्या हुआ? यार देखो, जो मेरा 12th क्लास के स्टूडेंट्स थे मेरे स्कूल के, उनसे मुझे डिप्रेशन तो नहीं हुआ था। लेकिन हाँ, जो मेरे प्रिपरेशन चल रही थी आकाश में, उस टाइम पे उन्होंने मुझे एक झटका ज़रूर दिया था कि आई एम डूइंग नथिंग इन माय लाइफ, कि मैं 22 की हो गई हूँ और अभी भी मैं फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हूँ, क्योंकि वो जॉब्स करने लग गए थे, वो कमाने लग गए थे उस टाइम पे। फिर उसकी वजह से मुझे लगा कि आई हैव टू डू समथिंग जिससे मेरे पास मनी थोड़ा-सा आए। फिर मैंने ऑनलाइन भी काफ़ी यूट्यूब पे देखी थी वीडियोज़ कि मैंने पार्ट टाइम जॉब के साथ नीट क्रैक कैसे किया। तो मैंने कहा ये भी कर सकते हैं यार, वी कैन डू इट।
मैंने पार्ट टाइम जॉब हंट चालू किया एंड मुझे मिल भी गया था। फिर मैंने पार्ट टाइम जॉब चालू किया। वो भी बहुत गलत डिसीजन था मेरा। उसने भी मेरा बहुत स्कोर बिगाड़ा है। ये पार्ट टाइम जॉब कहाँ हो रही थी, कैसे पार्ट टाइम जॉब थी? देखो पार्ट टाइम जॉब मेरा जो था वो जियो से रिलेटेड था। कॉल करना होता था। वो मुझे बोला था कि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अराउंड 2-3 घंटे लगेंगे। तो आई स्टार्टेड डूइंग इट। मैं घर से ही करती थी। घर का ही काम था। फिर बोला था कि 2-3 घंटे लगेंगे, लेकिन उसमें 2-3 घंटे नहीं लगते थे, उसमें पूरा दिन ही चला जाता था। और वो काम में मैं इतना उलझ गई थी कि मैंने क्लासेस स्किप करना चालू कर दिया था। मैं मम्मी को बोलने लग गई थी कि मम्मी आज कोई इम्पोर्टेंट क्लास नहीं है, मैं आज नहीं जा रही हूँ घर पे। फिर मैं मेरा रूम है ना कि ऊपर की साइड है, तो मैं ऊपर मम्मी को लगता था कि मैं पढ़ रही हूँ। फिर मैं वहाँ पे ऊपर काम कर रही होती थी, कॉल्स कर रही होती थी। सॉरी। ये पेरेंट्स को पता था कि आप हाँ, ये उनको पार्ट पता टाइम था कि जॉब मैं कर रहे हो? हाँ, उनको पता था मैं पार्ट टाइम जॉब कर रही हूँ। ऐसा नहीं था कि मैंने कुछ छुपाया हुआ था। पता उनको था। उन्होंने मुझे मना किया था करने के लिए। मैंने बोला कि मम्मी 2-3 घंटे की बात है एंड आई एम एडजस्टिंग ऑल द थिंग्स, तो प्लीज़ डोंट वरी अबाउट इट। तो फिर मैंने काम करती थी, मैं क्लासेस स्किप करती थी। लेकिन उसके बाद जो मेरा फर्स्ट पे आउट आया था 13,000 का, 13,500 का दिवाली के टाइम पे। आई वाज़ वेरी हैप्पी। मैं बहुत एडिक्टिव हो चुकी थी उसकी कि आई रियलाइज़ कि यार आई एम डूइंग समथिंग इन माय लाइफ, कि पैसा तो आ रहा है। क्योंकि पैसा आता हुआ किसको अच्छा नहीं लगता। और तब मैं हो चुकी थी पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट मेरे गोल से, कि मुझे नीट करना था। मैं भूल चुकी थी सब कुछ। फिर मैंने जो पैसा आया था उसको मैंने दिवाली में खूब अच्छे से उड़ाया। मैंने मम्मी को बोला, देखो मम्मी मैं आपके लिए गिफ्ट लेके आई हूँ, भाई के लिए गिफ्ट लाई, डैडी के लिए गिफ्ट लेके आई। दे वर नॉट हैप्पी। बिल्कुल भी खुश नहीं थे वो, क्योंकि मैं डिस्ट्रैक्ट हो चुकी थी, उनको दिख रहा था। फिर दोबारा मैंने चालू किया। फिर उसके बाद मेरा एक एग्ज़ाम था काश में, वो मैंने दिया एंड आई स्कोर्ड अराउंड 410 मार्क्स इन दैट एग्ज़ाम। मेरे को बहुत गंदा झटका लगा। मेरे घर पे भी मुझे डाँट पड़ी थी बहुत ज़्यादा। फिर उसके 2 दिन बाद आ गई इंटेंसिव बैच की लिस्ट, जो कि मैं इंटेंसिव बैच में शुरुआत से थी। एक इंटेंसिव बैच होता है आकाश में जो अच्छे स्टूडेंट्स का होता है। उस बैच में से मुझे रिमूव कर दिया गया था। वो मेरा एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था उस लास्ट अटेम्प्ट का, कि आई थॉट कि यार आई रूइंड एवरीथिंग। यार मैंने माँगा था एक चांस घर वालों से कि इस बार मैं पूरे शिद्दत से पढ़ाई करके अच्छा स्कोर करूँगी, लेकिन तूने क्या किया? तूने तो इसको भी खराब कर दिया। मैं बहुत रोई थी, घर पे भी आके बोला। फिर मम्मी ने बोला कि तू शांत हो जा पहले, तूने पढ़ाई तो करी है, ऐसा नहीं है कि तूने पढ़ाई नहीं करी, तू कर सकती है, तो स्टार्ट एवरीथिंग अगेन। तो जो भी मेरा था बचा-कुचा सिलेबस मैंने वो दोबारा करना चालू किया और कर ही लिया था फिर मैंने। तो जब मतलब ये लास्ट अटेम्प्ट था, जब पेपर देने जा रहे थे, मतलब जब हम बहुत सारे अटेम्प्ट कर लेते हैं, मतलब जैसे आपका फोर्थ अटेम्प्ट होगा, कोई भी बच्चा होगा जो नीट 2027 देने जाए और ड्रॉप ले लिया उसने, नीट 2027 देने जाए, तो उस समय आपके माइंड में क्या चल रहा था ड्यूरिंग, बोले तो लास्ट 10 डेज ड्यूरिंग एग्जाम डे, क्या चल रहा था? देखो लास्ट 10 डेज़ में तो ये था कि मेरा स्कोर जो था वो बनने लग गया था। मेरा 611 आ गया था एक एक टेस्ट में, तो मेरे को लगा था कि हाँ, आई कैन डू इट। फिर उसके बाद मैं रिवाइज़ करना चालू किया। फिर बचे थे 2 दिन। 2 दिन पहले मैंने पढ़ना बंद कर दिया था। मैं बस थोड़े से फॉर्मूले रिवाइज़ कर लेती थी, क्योंकि फिर वो थोड़ा-सा माइंड का प्रेशर होता है ना, वो मैं कम करने की कोशिश कर रही थी। तो फिर मैंने 2 दिन पहले पढ़ना बंद कर दिया था, जस्ट रिविज़न एट ऑल। बायो का एनसीईआरटी पढ़ लेती थी ज़्यादा रहता था तो। एग्ज़ाम वाले दिन मेरा इतना ज़्यादा प्रेशर था मेरे दिमाग में कि यार मैं कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, कि मुझे होश नहीं था कि मेरे बाल बने हुए हैं, कि मैंने क्या पहना है, क्या नहीं पहना। आई लिटरली वोर मेरी डैडी की जो टी-शर्ट थी, बिल्कुल फटी हुई टी-शर्ट, मुझे रियलाइज़ भी नहीं हुआ कि वो फटी हुई है। मैंने आके पता चला कि ये तो फटी हुई टी-शर्ट पहन ली थी मैंने। तो इतना ज़्यादा मेरा हालत ख़राब था उस दिन। इवन मैं इतनी भयंकर डरी हुई थी कि मैंने हनुमान आज तक 5 बार सुना था, हनुमान चालीसा 5 बार सुनी थी, कि जस्ट टू काम माई सेल्फ, कि एक बार थोड़ा-सा मेरा
जो डरी हुई हूँ मैं वो कम हो जाए। अभी भी आई कैन फ़ील दैट सिचुएशन कि मेरा कैसा फ़ील हुआ था मुझे। ठीक है, तो फिर मैं पेपर देने गई। बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ मैं, लेकिन मम्मी ने मुझे बोला कि ये अकेले कर लेगी, इसको अकेले भेज दो। मैं अकेले गई, वहाँ पे छोड़ा सेंटर पे मुझे। फिर मैंने जैसे-तैसे पेपर दिया। और लेकिन वो डरा हुआ इंसान रहता है। देखो, डरना एक नेचुरल चीज़ है, लेकिन उसको कैसे मेंटेन करना है, कैसे तुम जिस जिस चीज़ से तुम काम डाउन हो सकते हो, उस चीज़ को करना बहुत ज़रूरी है। तो तुम वो चीज़ करो, और वो चीज़ तुम्हें पहले से ही पता होनी चाहिए कि हाँ, ये चीज़ करने से मेरे को मैं थोड़ा काम हो जाऊँगी। वो चीज़ करो उस टाइम पे। थोड़ा-सा मेडिटेट कर लो चाहे, कुछ भी करो, लेकिन काम काम होके ही जाना पेपर देने। और ये मतलब आपने जो ये सीन बताया कि ये चीज हुआ, ये तब हुआ जब आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स अच्छे आ रहे थे। हाँ। ये तभी हुआ था जब मेरे मॉक टेस्ट में, क्योंकि उस टाइम पे होप्स हाई हो जाती है ना कि आपका 611 मार्क्स आ चुके हैं, 600 क्रॉस कर चुके हो आप, ठीक है? फिर उसके बाद पेपर देने जा रहे हो। पेपर देने के बाद आपको ये लग रहा है यार मॉक टेस्ट में मेरे आ गए थे, ठीक है? अब नहीं आए तो ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि आ तो रहे हैं तुम्हारे। अगर तुमने ब्लंडर कर दिया फिर, और ये तुम्हारा 4th अटेम्प्ट है। फिर ये बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है। एक क्वेश्चन गलत हुआ, 1000 रैंक नीचे, एक क्वेश्चन गलत हुआ, 1000 रैंक नीचे। सारी चीज़ें चलती रहती है बैक ऑफ द माइंड में, क्योंकि इवन जब मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रही थी ना, तो पहले मैंने बायो अटेम्प्ट किया था। बायो अटेम्प्ट करते-करते भी इट वाज़ लाइक मेरे को पूरा 1 घंटा 15 मिनट लग गया था। वो भी सिर्फ़ इसीलिए क्योंकि मैं बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ रही थी। फिर केमिस्ट्री अटेम्प्ट किया, फिर फिज़िक्स अटेम्प्ट किया। बहुत टाइम ब्लेंडर कर दिया था, क्योंकि वो प्रेशर ही था ना इतना। तो प्रेशर हैंडल करना सीख लो यार प्लीज़। ये मार्क्स अच्छे आ रहे थे, उससे मतलब जो पेरेंट्स का होप या खुद के एक्सपेक्टेशंस का भी प्रेशर बन गया था। हाँ, बिल्कुल बन जाता है ना, क्योंकि आप अच्छा स्कोर कर रहे हो फिर बाद में, क्योंकि ऐसा भी होता है कि आप मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर कर रहे हो और तुम्हारा नीट में स्कोर अच्छा नहीं आया। ये हो गया तो प्रेशर तो रहता ही है। क्या वो ख्याल चल रहा था जब एग्जाम सेंटर में जा रहे थे, ओएमआर मिस्टेक हुआ था? नहीं, इतना मैं प्रोन हो चुकी थी कि मेरे को ये पता था कि मैं ओएमआर में तो मिस्टेक नहीं करूँगी। लेकिन हाँ, एक मिस्टेक मैंने कर दी थी जो कि मुझे उसी टाइम पे रियलाइज़ हो गई थी। मैंने ए की जगह बी फिल कर दिया था, जल्दी-जल्दी में। लेकिन मैंने ना क्या उसको स्क्रैच करके फिर ए कर दिया वापस, जो कि सही भी हो गया था। लेकिन ये था कि मेरे को ये पता था कि ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने लाइन वाइज़ ऐसे फिल कर दिया और मेरे को ये आइडिया नहीं लगा कि मैंने एक बबल जो है, जो मुझे स्किप करना था, वो मैंने फिल कर दिया। इतना मैं प्रोन हो चुकी थी क्योंकि मैंने मॉक टेस्ट बहुत दिए थे। मैं एक-एक दिन में 2-2 मॉक टेस्ट देती थी। तो इतना तो मुझे था कि हाँ, ओएमआर मैं गलत नहीं करूँगी। मतलब उस समय जब आपने ये क्लियर किया 2024 में, उस समय ओएमआर फिल आप कैसे कर रहे थे? देखो, मैं ओएमआर ऐसे फिल करती थी, जैसे मैंने पहले बायो अटेम्प्ट किया। बायो में भी 2 सेक्शंस होते हैं, ज़ूलॉजी और बायोलॉजी के। ज़ूलॉजी और बॉटनी के, ठीक है? पहले मैंने बॉटनी किया, मैंने बॉटनी का ओएमआर भर दिया एक-एक करके, ठीक है? फिर मैंने ज़ूलॉजी अटेम्प्ट किया, मैंने ज़ूलॉजी का भर दिया। फिर मैंने केमिस्ट्री अटेम्प्ट किया, फिर मैंने केमिस्ट्री का कर दिया। और मेरा जो फिज़िक्स का पेपर था, उसमें मेरे साथ ये हो गया था कि मेरे 25 क्वेश्चन्स बचे थे लास्ट के, और मेरे पास बचा था 15 मिनट, ठीक है? तो जो पहले वाले क्वेश्चन्स थे जो पहले कर सॉल्व कर चुकी थी, मैंने पहले उनके ओएमआर भर दिए, और जो रिमेनिंग 25 क्वेश्चन्स थे, उनमें मैंने ये सोचा था कि जो मेरे से 1 गो में क्वेश्चन्स अटेम्प्ट हो रहे हैं, मैं वो कर लेती हूँ पहले, और जो नहीं हो रहे हैं, उनको स्किप कर देती हूँ। क्वेश्चन सॉल्व किया, ओएमआर भर दिया, क्वेश्चन सॉल्व किया, ओएमआर भर दिया, क्वेश्चन सॉल्व किया, ओएमआर भर दिया। जब आपके पास कम टाइम बचता है, तो तुमको ये करना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व करके डायरेक्ट ओएमआर भरो। अगर लास्ट के लिए बचा के रखोगे, तो तुम्हारा ओएमआर का जो फिलिंग है, वो गलत होना 99% चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि गलत हो जाएगा। तो ये मिस्टेक अवॉइड करना। अब तो वैसे भी ओएमआर का नहीं है, सीबीटी मोड में है। हाँ। 2027। तो जब आपने पेपर दे दिया, तो आपके माइंड में उस समय क्या चल रहा था? पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? अरे उस टाइम पे तो मेरा रिएक्शन ये था, क्योंकि मैंने बताया ना कि 25 क्वेश्चंस रिमेनिंग थे एंड 15 मिनट्स लेफ्ट थे। तो उस टाइम पे मेरा ये था कि मुझे नहीं पता था कि मैं क्या अटेम्प्ट करके आई हूँ, क्या नहीं करके आई हूँ। आई वाज़ लाइक कि जो मैं एक्सपेक्ट करके गई थी ना, वो तो मैं बिल्कुल नहीं करके गई। आई थॉट कि ये भी मेरा अटेम्प्ट वेस्ट गया है। मेरे बैक ऑफ द माइंड यही चल रहा था। मैं वापस गई पेरेंट्स के पास, मेरा भाई आई हुआ था। वो मेरे को लेके आया था एक चॉकलेट एज़ अ गिफ्ट,
कि दीदी आई है, अच्छा अटेम्प्ट करा है, तो दीदी ये आपके लिए गिफ्ट। मैंने चॉकलेट लेके पटक दी गाड़ी में कि मैं डिज़र्व नहीं करती इस चॉकलेट को, मैं अच्छा पेपर नहीं करके आई हूँ। मेरे पेरेंट्स थोड़े से शॉक थे, वो बोल रहे थे क्यों, क्या हो गया ऐसा, 300 नंबर भी नहीं आएंगे क्या? आई शाउटेड हिम कि क्यों नहीं आएंगे, 300 नंबर क्यों नहीं आएंगे? मैंने बोला 500 भी नहीं आएंगे। मैंने कहा क्यों नहीं आएंगे, कैसे सवाल पूछ रहे हो आप? मैंने ऐसे ही बोला था। फिर मेरी मम्मी ने बोला थोड़ा सा शांत हो, घर चलते हैं। तो हम घर गए। तो फिर उन्होंने बोला कि लगा के देखो कि इतना बुरा हुआ है क्या पेपर। मैंने कहा मुझे नहीं पता कैसा हुआ पेपर, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि मैं करके क्या आई हूँ। उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, 1 डेढ़ घंटा हो गया है, आंसर किया गया, आंसर की लगा के देखो। मैंने कहा मेरे में कैपेसिटी बिल्कुल नहीं है देखने की कि मैं मेरे कितने नंबर आ रहे हैं। प्लीज मुझे मुझे फोर्स मत करो अभी। मैं पूरे दिन भर रोती रही हूँ, मैं रो ही रही थी। मेरी मम्मी बोली बेटा रो मत, कोई बात नहीं, जो भी होगा देख लेंगे। लेकिन फिर भी मैं रो रही थी, क्योंकि देखो मेरा लास्ट टाइम था और मैंने बहुत बहुत अच्छे से मेहनत की थी। मैंने इवन 1 सेकंड वेस्ट नहीं किया था। एक बार की बात है, इसी टाइम पीरियड में 1 डेढ़ महीने की बात में, मेरे एक है रिलेटिव है, उनके घर में कोई डेथ हो गई थी। रात में मेरी मम्मा उनके घर पे खाना लेके गई थी, क्योंकि उनके खाने नहीं बनता था, खाना घर पे बना के नहीं। और मैं घर पे अकेली थी। उस टाइम रात को मुझे थोड़ा डर लगा था, उसकी वजह से मैं 1 घंटा पढ़ नहीं पाई थी। मेरी मम्मा आई घर पे, मैंने बोला कि मेरे को रात में अकेला मत छोड़ के जाया करो, मेरा 1 घंटा वेस्ट हो गया। उस टाइम वेस्ट को लेके मैं रोने लग गई थी कि मेरा टाइम वेस्ट करवा दिया आपने। इतनी ज़्यादा मैं सीरियस हो गई थी। उस सीरियसनेस के बाद जब मेरा पेपर मेरे एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं गया, तो वो जो सैडनेस थी वो बहुत वैलिड थी उस टाइम पे। फिर रात हुई धीरे-धीरे, तो फिर 1:30-2 बज गया था उस टाइम पे। फिर डैडी ने बोला कि एक बार क्लियर कर, जो भी होगा, जो रिज़ल्ट होता है ना उसकी परवाह मत कर, जो होगा देखा जाएगा। एक बार लगा के तो देख, क्लैरिटी तो मिले हमको भी। तो मैंने सोचा चलो ठीक है। मैंने ऊपर-ऊपर से लगाना चालू किया एंड आई एडेड लास्ट में जो जितने भी टोटल आता था, वो बन रहा था मेरा अराउंड 625 समथिंग। जब वो 600 प्लस जाने लगा था, जैसे काउंट करते तो काउंटिंग में पता लगता है ना कि 600 प्लस आ रहा है, तो मेरे आँखों में से आँसू, मेरे जो फेस पे स्माइल नहीं थी, मेरे आँखों में आँसू थे कि 600 क्रॉस तो हुआ चलो एटलीस्ट। घर वाले भी ऑब्वियसली खुश थे, क्योंकि उन्होंने शुरुआत से ही बोला था कि तू 600 प्लस लेके आ, हमको कुछ नहीं चाहिए, कॉलेज मिले ना मिले डजंट मैटर, तू 600 प्लस लेके आ। तो वो जो 600 प्लस गया, तो उनके फेस पे भी स्माइल थी, मैं भी खुश थी। तो इट वाज गुड। फिर अगले दिन हमारे टीचर के पास गए हम, कि उन्होंने बोला कि 625 आ रहे हैं। मेरे टीचर ने एक बार ही बोला था कि इसको बोलो कि दोबारा लगाए, इसने अभी भी ढंग से नहीं लगाया। तो मैंने वहीं पे बैठ के लगाया, तो वो निकला 640 एंड आई वाज वेरी हैप्पी। टीचर भी बहुत खुश थे वो, कि उन्होंने बोला कि अब तो पक्का जीएमसी मिल जाएगा, कोई वो ही नहीं है। फिर उसके अगले दिन हमको कोचिंग में बुलाया गया, क्योंकि टू फैसिलिटेट अस कि अच्छे नंबर आए हैं। मेरी मम्मा बहुत खुश थी उस टाइम पे, क्योंकि ये सबका सब पेरेंट्स का ड्रीम होता है कि हमारे बच्चे की वजह से हमारा थोड़ा सा सम्मान हो। सॉरी। सो शी वाज वेरी हैप्पी दैट टाइम। बट हमारा जो 2024 का था, स्कैम बहुत गंदा था, उसकी वजह से रैंक थोड़ी सी हो गई थी डिस्टर्ब। जैसे 2024 के आप अटेम्प्ट दिए थे, जब रिजल्ट आया, रैंक उस एक्सपेक्टेशन से नहीं आई, फिर कोर्ट केसेस भी चल रहे थे उस समय उससे रिलेटेड, और ये भी चल रहा था री नीट का। तो क्या हम्म। प्रिपरेशन फिर से स्टार्ट की थी, मतलब अरे अभी? पता है, प्रिपरेशन की तो ऐसी बात थी कि पहले मेरा जो स्कोर था, रैंक गड़बड़ हो गई थी, फिर कोर्ट केस चले थे, बोल रहे थे कि रीनीट होगी। तो आई डिसाइड कि चलो ठीक है, रीनीट के लिए पढ़ना चालू करते हैं। ये तो रिलेट मैं इनसे कर सकती हूँ जो उन्हें अभी रीनीट की प्रिपरेशन करती, नहीं होती प्रिपरेशन चालू, बिल्कुल नहीं होती। मैं एक दिन पढ़ने बैठी, केमिस्ट्री लेके बैठी थी, मैंने एक पेज खोला, फिर दूसरा पेज खोला, तीसरा पेज खोला, मैंने बंद ही कर दी कॉपी। मुझे नहीं करनी, मन ही नहीं करता पढ़ने का वापस। जब आप एक बार अच्छा पेपर दे के आते हो, फिर उसके बाद आप नहीं पढ़ सकते सेम चीज़। और मेरे में तो सैचुरेशन ही आ चुका था, मैं 4 ड्रॉप ऑलरेडी ले चुकी थी, मेरे को वापस नहीं पढ़नी थी वो चीज़। मैंने जब पेपर दिया था तब मैंने बस यही सोचा था कि अब ये किताबें मैं उठा के नहीं देखूँगी।
तो उसके बाद आप रीनीट के लिए प्रिपेयर नहीं कर पाते। मैं नहीं कर पाई थी, टू बी ऑनेस्ट मैं नहीं कर पाई थी। मैं झूठ नहीं बोल सकती कि नहीं मैंने तो प्रिपरेशन चालू कर दी थी, हाफ ऑफ द मैं सिलेबस कंप्लीट कर चुकी, नहीं, मैं नहीं कर पाई थी चालू। हाँ, लेकिन अगर करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती कि हाँ, कि शॉर्ट रीनीट हो रहा है, तो मैं ये भी नहीं करती कि मैं प्रिपेयर नहीं करती, मैं वापस चालू करती, डेफ़िनिटली करती। तो आपने बताया कि फिर चालू किया, फिर रीनीट तो हुआ नहीं, काउंसलिंग हुँ। काउंसलिंग प्रोसेस में क्या था इस कॉलेज को लेने के पीछे का? यार देखो, काउंसलिंग का तो ये था कि रैंक तो इतनी अच्छी थी नहीं कि कोई अच्छा जीएमसी मिल जाए, ठीक है। तो पहले हमने सोचा कि कोई जीएमसी देखते हैं, नए जीएमसी जो थे वो मिल सकते थे हमको, एक हमारा अलवर में ही है जीएमसी। तो हमने वो देखा, वो उसकी हालत अच्छी है क्योंकि वो नया है अभी, कैरेगिवर के भी पैसे बच्चों से मांगते हैं ऐसा सुना था हमने, और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना अच्छा अभी बना नहीं है। फिर हमने देखा कि बाहर के जो कॉलेजेस हैं वो भी कुछ अच्छे नहीं लगे हमको। फिर हम शिफ्ट हुए थे पहले बैंगलोर वाले कॉलेज में। मेरे को सुबह-सुबह बोल दिया गया कि बैंगलोर जाने के लिए तैयार हो जाओ। हमारा चालू वहीं से हुआ था प्राइवेट कॉलेजेस का तो, ठीक है। मैंने बोला बैंगलोर जाने के लिए, वो तो कितना दूर है। फिर मैं फ्लाइट्स वगैरह चेक करने लग गई थी कि यार वहाँ पे तो 6,000 की फ्लाइट आना-जाना है। मैं तो ऐसे फ्रीक्वेंटली आ जा भी नहीं पाऊँगी। मैं बहुत डर गई थी। फिर मैंने बोला डैडी देखो एक बार आस-पास के शारदा कॉलेज है। फिर शारदा से पहले उन्होंने देखा था राममूर्ति कॉलेज, जो कि शायद यहाँ पे है, कहाँ पे है? बरेली में, राममूर्ति। तो उन्होंने देखा, मैंने कहा हाँ, ये फिर भी ठीक है, बेटर है, राममूर्ति कॉलेज है। फिर मैंने उनको समझाया कि देखो एक है ना पास में और है शारदा, स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज़ एंड रिसर्च, एक बार वो और चेक करो। हर्ष भी यहीं पे जाता है, मेरा एक फ्रेंड है, तो एक बार इस पे भी देख सकते हैं। तो आफ्टर ऑल द थिंग्स हमने स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज़ एंड रिसर्च फर्स्ट उस पे रखा था, सेकंड पे राममूर्ति रखा था। फिर हमारी काउंसलिंग होने के बाद मेरे को फर्स्ट काउंसलिंग में ही एसएमएसएनआर मिल गया था, एंड उस टाइम का जो एसएमएसएनआर का रिजल्ट था एंड इट वाज वेरी 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 गुड। उसका जो क्लोजिंग रैंक था इट वाज अराउंड रैंक तो नहीं याद मुझे, शायद क्लोजिंग मार्क्स ज़रूर आते हैं, इट वाज 595 समथिंग, 595 के से नीचे जो मार्क्स थे लिए ही नहीं थे, 595 मिनिमम थे, एंड 545 या फिर 550 नहीं, 5 नहीं, 645 या 650 मैक्सिमम मार्क्स थे। तो इस लेवल के बच्चे भी उस कॉलेज में गए हैं, एंड इसका कारण भी यही था कि एक तो रैंक का कारण था, ठीक है? दूसरा कारण ये था कि जो नए जीएमसी हैं, वो इतने अच्छे नहीं हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, प्रोफ़ेसर्स नहीं है, एंड स्टडी वाइज़ भी इतना कोई ख़ास नहीं है। जो अच्छे कॉलेजेस हैं, उनकी जाती है 2000 रैंक, इतना तो हमारा था नहीं। और एक और मिथ जो था, वो उस टाइम पे मेरा क्लियर हुआ कि जो जीएमसी होता है और एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज होता है, उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। उसमें सिर्फ नाम का फ़र्क है, एक गवर्नमेंट है और एक प्राइवेट है। और ये मिथ बन चुका है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वाले जो बच्चे होते हैं वो तो पढ़ते ही नहीं। ये एक बहुत बड़ा मिथ है, जो कि मैं भी फेस कर रही थी अपने ड्रॉप ईयर्स में। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर तुम्हारा इतना स्कोर है कि तुम एक अच्छा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, तुम्हारा रैंक आ रहा है और तुम अफोर्ड कर सकते हो उस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को, तो अपार्ट फ्रॉम हैविंग अनदर ड्रॉप, तुम प्राइवेट कॉलेज ऑप्ट करो और अपना एमबीबीएस चालू करो, क्योंकि नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू कि तुमने एमबीबीएस कहाँ से करी, कहाँ से नहीं करी। पीजी में ये सारी चीज़ें होती है। पीजी करो तो एक अच्छे कॉलेज से कर लेना, लेकिन एमबीबीएस तो तुम कर सकते हो, तुम्हारा साल वेस्ट नहीं होगा। पीजी के लिए तुम्हें ड्रॉप लेने के लिए टाइम मिल जाएगा। अब मेरे को पीजी के लिए ड्रॉप लूँगी तो मेरा कितना टाइम वेस्ट होगा, राइट? तो आई लिटरली सजेस्ट कि अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और तुम्हारा मार्क्स एक अच्छे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अकॉर्डिंग आ रहा है, तो गो फॉर इट। ये मत सोचो कि गवर्नमेंट नहीं है, प्राइवेट है, लोग क्या कहेंगे। लोग तो कुछ भी कहते हैं, और अब तो ये वाला सिनेरियो भी चेंज होने लग गया है कि प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज वाला। तो और हाँ, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की एक और अच्छी बात है, जो अच्छे होते हैं, देखो शारदा इज़ अ वेरी गुड कॉलेज, प्रोनाउंड कॉलेज है। उससे मेरे को काफ़ी फ़ायदा हुआ कि मैं बीच में बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट सी हो गई थी, एंड मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट हो चुकी थी। अब आई एम अ सीआर ऑफ माय बैच। मैं अपने प्रोफ़ेसर से काफ़ी अच्छा कम्युनिकेट कर लेती हूँ, अपने क्लासमेट्स क्लासमेट्स से अच्छा कम्युनिकेट कर लेती हूँ।
एंड इवन आई एम डूइंग रिसर्च इन माय कॉलेज। और मैंने अपना एक इंस्टाग्राम अकाउंट बना लिया, यूट्यूब अकाउंट बना लिया, एंड आई एम डूइंग पॉडकास्ट विद यू, राइट? तो काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलता है, अपना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी होता है विद एमबीबीएस। तो इट इज़ अ गुड थिंग। जब आप पहले दिन एमबीबीएस के लिए आप अपने कॉलेज गए, आफ्टर ये 4 साल का जो एक्सपीरियंस था इतना, उस उस समय क्या फील था? उस समय क्या सोच रहे थे? क्या नर्वस थे उस समय? क्या ये पूरा 4 साल का ड्यूरेशन याद आ रहा था? नहीं, देखो, नर्वस तो मैं बिल्कुल भी नहीं, आई वाज़ वेरी हैप्पी। और कॉलेज देखने के बाद तो मैं इतनी खुश थी कि यार, मेरा ड्रीम था कि मेरा कॉलेज ऐसा हो। आई आई ड्रीम्ड ऑफ दिस कॉलेज। और जो वहाँ का हॉस्पिटल है वो बहुत क्लीन था। जो नॉर्मल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं वो क्लीन नहीं रहते। तो मेरा ड्रीम था कि मेरा एक ऐसा क्लीन सा हॉस्पिटल हो। एंड आई एम अ वेरी हाइजीनिक पर्सन कि साफ़ सुथरा होना चाहिए। जो गवर्नमेंट कॉलेज के हॉस्टल्स होते हैं वो साफ़ सुथरे नहीं होते। तो वो बहुत साफ था। आई वॉज़ वेरी हैप्पी, नर्वस तो मैं बिल्कुल भी नहीं थी। एंड आई वॉज़ वेलकमिंग जो आने वाला था उसको मैं बहुत अच्छे से वेलकम कर रही थी। ये ज़रूर था कि मैं जो पहले 4 साल थे वो मुझे बहुत याद आए थे। इवन वो जो लास्ट अटेम्प्ट था मुझे वो बहुत ज़्यादा याद आया था कि मेरी मेहनत जो थी वो एटलीस्ट फ्रूटफुल थी। ये था। जो बच्चे ड्रॉप लेते हैं, ये उनके माइंड में रहता ही है जब मल्टीपल ड्रॉप होते हैं, क्या एमबीबीएस वर्थ इट है आफ्टर दिस मच ड्रॉप? आपका क्या ओपिनियन है? व्हाई नॉट? एमबीबीएस इज़ वर्थ इट। आप ये सोचो, पता है जब मेरा एमबीबीएस में सिलेक्शन हो गया, उसके बाद जो मेरी रेपुटेशन है इन माय ओन फैमिली मेंबर्स, इन माय रिलेटिव्स, वो यहाँ थी पहले, अब वो यहाँ है, इवन इससे भी ऊपर है। वो अब मुझे उस नज़र से देखते हैं कि ये एक डेज़िग्नेटेड पोस्ट पे आएगी। वो मेरी बात को वैल्यू करते हैं, चाहे तुम्हारा सिलेक्शन कब भी हो, कभी भी हो। जो तुम्हारी वैल्यू गिर जाती है ना, उसकी 100x वापस आती है। तो एमबीबीएस इज़ वर्थ इट। तुम्हारे रिलेटिव्स छोड़ो, तुम जब पोस्टिंग पे जाओगे, जो तुम्हारे पेशेंट्स होते हैं, जब वो जिस जिस नज़र से तुमको देखते हैं, वो हेल्प करते हो जब तुम उनकी, तुम्हारे जो सुकून मिलता है ना अंदर, वो तुम यकीन नहीं कर सकते। तुम जब करोगे तब तुम्हें उस चीज़ का एहसास होगा। एंड इट इज़ वर्थ इट, लिटरली इट इज़ वर्थ इट। जब ड्रॉप ईयर था तो कोई किसी ने कुछ ऐसा बोला हो जो पूरे प्रिपरेशन फेज में याद रहा हो? ड्रॉप ईयर में तो मेरे को ये बोला गया था कि पहले मेरी मम्मी ने भी बोला था और मेरी मौसी ने भी बोला था कि अगर इस साल नहीं हुआ तो इसकी शादी करा देना। ऐसा मेरे को 2 बार बोला गया था। तो ऐसा नहीं है कि मेरी शादी करवा दी, लेकिन इट वाज़ वेरी हर्टफुल। और ड्यूरिंग प्रिपरेशन फेज़ मेरे को ऐसा किसी ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि मेरी मम्मी मेरी शील्ड बन के रहती थी हमेशा। लेकिन हाँ, व्हेन आई वाज़ इन क्लास 10th, मुझे मेरे एक रिलेटिव ने बोला था कि इसके 50% से भी ज़्यादा आ जाए ना तो मेरा नाम बदल देना। उस टाइम पे आई थॉट कोई रक्षाबंधन का समय था। ठीक है? मैंने बताया था आई वाज़ अ वेरी एवरेज स्टूडेंट। तो मैं वहाँ से खड़ी हुई एंड आई स्ट्रेट वेंट टू माय होम। और मैंने उस दिन प्रिपरेशन चालू कर दी। एंड दैट टाइम आई स्कोर्ड अराउंड लाइक 87% समथिंग। देखो एवरेज स्टूडेंट थी, लेकिन उन्होंने बोला था 50%। मैंने उसका स्कोर कार्ड उनको भेजा, मैंने कहा ना 87% आया है मेरे, 50% से बहुत ज़्यादा है। तो मैं हमेशा एक जो भी कुछ भी बोलता है ना कोई, तो उसको मैं उस चीज़ से नहीं सोचती कि यार उन्होंने ऐसा बोला। मैं उस चीज़ को दिल पे लेके नहीं बैठती, मैं उसको एज़ अ चैलेंज लेके चलती हूँ कि अगर तुमने ये बोला ना तो इस चीज़ को तो मैं डिफीट करके ही रहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैंने कभी किसी की बात का बुरा नहीं माना, ये है। और अब एमबीबीएस की जर्नी कैसी है? ये 2 साल की जर्नी होगी एमबीबीएस की। देखो, एमबीबीएस जर्नी इज़ गोइंग वेरी गुड। तुम एमबीबीएस में जाते हो, एवरीथिंग इज़ फन। पढ़ना हो, देखो पड़ता है। प्रेशर भी रहता है, लेकिन प्रेशर के साथ-साथ तुम फन करते हो। नीट में तुम्हें बोलते हैं कि एक बार नीट कर लो, फन ही फन है। नहीं, फन है, फन के साथ तुम्हें पढ़ना भी है। लेकिन यहाँ पे ये नहीं है कि तुम्हें इतना ज़्यादा स्कोर करना है कि तुम्हारा कहीं सिलेक्शन हो। तुम्हें 50% लाना है, तुम्हें पास, मिनिमम पास होना है, ठीक है? वो तुम हो जाओगे। साथ में फन है, तुम्हारे फेस्ट होते हैं, फ्रेशर्स होते हैं, तुम्हारे इंट्रोडक्शंस होते हैं सीनियर्स के साथ, उनके साथ बॉन्डिंग बनती है।
और प्रोफ़ेसर्स नए-नए मिलते हैं, सारी चीज़ें नई-नई होती है, घूमते हो, फिरते हो, तो सब बहुत फन होता है। एंड सेकंड ईयर में तुम्हारे फर्स्ट ईयर में तो ख़ैर तुम्हारा बेसिक-बेसिक ही पढ़ाते हैं। सेकंड ईयर से तुम्हें रियलाइज़ होता है कि यस, यू आर डूइंग एमबीबीएस, क्योंकि फार्माकोलॉजी आ जाता है, पैथोलॉजी आ जाता है, माइक्रोबायोलॉजी आ जाता है, फिर साथ ही साथ तुम्हारी मेडिसिन्स की क्लासेस लगने लगती है, सर्जरी लगने लगती है, पोस्टिंग जाने लगते हो। तुम्हें वो फ़ील आती है कि यस, यू आर बिकमिंग अ डॉक्टर, और वो अंदर से बहुत अच्छा फ़ील होता है उस टाइम पे। जैसे मतलब ये रहता है कि क्या कोई एमबीबीएस लाइफ में पूछता है कितने ड्रॉप ईयर के बाद आया? नहीं, कोई वहाँ पे पूछता नहीं कि कितने ड्रॉप लिए। हाँ, अगर तुम सामने वाले से पूछो कि तुम्हारा कौन-सा ड्रॉप था, तो तुम्हें भी वो पूछता है कि तुम्हारा कौन-सा ड्रॉप है। वहाँ पे ये भी नहीं पूछता कि तुम कितने साल के हो, कितने साल के नहीं हो। वहाँ पे सब इक्वल है। नोबडी इज़ आस्किंग यू कि तुम्हारा कौन-सा साल है, कौन-सा नहीं है, कितने साल के हो, कितने साल के नहीं। एवरीवन इज़ सेम। क्योंकि अभी भी मेरे बैच में मेरे से छोटे-छोटे बच्चे हैं। जब मैं गई थी तब कोई 17 का था, कोई 18 का था। मैं खुद 22 की थी उस टाइम पे। नहीं सॉरी, मैं 23 की हो चुकी थी जब मैं गई थी। तो कोई नहीं पूछ रहा था। बिल्कुल नहीं। नहीं, 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 कोई नहीं पूछता। अगर आप एमबीबीएस नहीं होते, आप एमबीबीएस बनने वाले हो, आप एमबीबीएस डॉक्टर, अगर एमबीबीएस नहीं करते और आप ऑप्ट करना हो कोई और फील्ड, क्या ऑप्ट करते हैं? देखो मैं बता रही थी ना, मैं बहुत ही एक्स्ट्रा क्योंकि ये तो सोचा ही करिकुलर। होगा इस ड्यूरेशन में कि ये छोड़ नहीं, के ये कर दो। मैंने इस ड्यूरेशन में तो ख़ैर नहीं सोचा था, लेकिन जैसे मैं बहुत एक वाइड विज़न लेके चलती हूँ चीज़ों को। मैं मेरे को जो चीज़ पसंद है, मैं उस चीज़ के हिसाब से बता रही हूँ। बनना तो मुझे डॉक्टर ही था, लेकिन अगर मैं एमबीबीएस नहीं होती, तो मैं बहुत सारी चीज़ें होती। जैसे मैं फैशन डिज़ाइनर होती। इवन मैंने अभी एक ब्रांड लॉन्च किया है, अ लाइक सांवरिया बाय वंशिका। इट्स अ एथनिक फीमेल्स का ब्रांड, ठीक है? जो कि मैं बता रही हूँ कि मैं फैशन डिज़ाइनर होती, और जो कि मैं अभी भी हूँ। अभी मैंने ब्रांड चालू किया है, फैशन डिज़ाइनर होती, पॉलिटिशियन हो सकती थी मैं, एंड मैं प्लेयर हो सकती थी। मैं बास्केटबॉल खेलती थी, तो मैं प्लेयर हो सकती थी, और मैं एक पुलिस ऑफ़िसर भी हो सकती थी, क्योंकि मुझे इन्वेस्टिगेशंस बहुत पसंद है। आपने बताया अभी कि आपने कुछ ब्रांड लॉन्च किया, उसके बारे में आप बताना चाहें? देखो मेरी मम्मी है, उनके एक शॉप है, ठीक है? तो उसी से रिलेटेड मैंने सोचा कि व्हाई नॉट इंट्रोड्यूस माय ब्रांड, क्योंकि मुझे उसका डिज़ाइनिंग का बहुत शौक है। तो मैंने एथनिक का एक ब्रांड लॉन्च किया है, जो कि थर्ड ईयर में, लाइक अगले साल मैं उसको ऑनलाइन भी लेके जाऊँगी। अभी तो सिर्फ़ एक आउटलेट डाला है। उसमें आई डिज़ाइन क्लोथ्स, जिसमें मैंने काफ़ी सारे अभी तक लहंगे डिज़ाइन किए हैं, सूट डिज़ाइन किए हैं। उसमें कोई कस्टमर आता है जिसको ये चाहिए होता है कि अगर कोई स्लिट है उसमें, तो उसको स्लिट नहीं चाहिए, तो मैं उसको कस्टमाइज़ करके दे सकती हूँ। अगर सामने वाला बोलता है कि मुझे इस डिज़ाइन का नहीं, दूसरे डिज़ाइन का चाहिए, तो मैं वो डिज़ाइन करके भी देती हूँ। मैंने 3 अभी तो 3 ही मशीन्स हैं जिस पे मैं काम करवाती हूँ। ऑर्डर्स आते हैं, मैं वो ऑर्डर्स बना के देती हूँ, और जो हमारा खुद का डिज़ाइन है, वो भी आउटलेट पे लगा के रखते हैं। अभी फ़िलहाल थोड़ा-सा छोटा-सा ही चालू किया है, अभी धीरे-धीरे इंक्रीज़ होगा। जैसे बोले तो एमबीबीएस जब क्लियर हो जाता है, जिस एग्जाम की प्रिपरेशन, तो माइंड भी ज्यादा चलने लगता है। हाँ, बहुत चलता है, लाइक ऐसा लगता है कि यार एमबीबीएस क्लियर हो गया, अब एक्स्ट्रा क्या करें इसमें? मैं अकेली नहीं सोचती, काफ़ी बच्चे सोचते हैं। कुछ लोग कर लेते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि यार सिर्फ़ अभी एमबीबीएस कर लेते हैं। तो ये चलता रहता है बैक ऑफ द माइंड कि ऐसा क्या करें जिससे थोड़ा-सा मनी अर्न हो सके। तो मैंने ब्रांड खोल लिया। कई बच्चे करते हैं कि को क्वेश्चन पेपर्स बनाने लग जाते हैं नीट के बच्चों के लिए, कोई पढ़ाना लग जाता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। जैसे एमबीबीएस में जो क्रिएटर्स है उन्होंने बताया एमबीबीएस लाइफ में भी प्रेशर होता है। क्या डिफरेंट होता है एक नीट एस्पिरेंट की लाइफ वर्सेज एक एमबीबीएस स्टूडेंट की लाइफ? देखो, नीट एस्पिरेंट की लाइफ में प्रेशर ये होता है कि उनको इतना स्कोर करना पड़ता है, टॉपर वाला स्कोर के लिए पढ़ना पड़ता है। हमारे पास प्रेशर ये रहता है कि हमको पास होना है, ठीक है? और प्रेशर ऐसा भी नहीं है कि अ, वो एक हेल्दी प्रेशर है जो एमबीबीएस लाइफ में है, ठीक है? कि आप फन भी कर रहे हो, आपके पास प्रेशर भी है, और तुम्हें पास भी होना है, तुम्हारा जो वाइवा है, देखो थोड़ा-थोड़ा तो टॉक्सिक रहता है एमबीबीएस लाइफ। मुझे इसलिए नहीं लगता क्योंकि मैं सब चीज़ फन लेके चलती हूँ,
ठीक है? कुछ बच्चे होते हैं जिनको लगता है कि यार नहीं बहुत टॉक्सिक है, प्रोफ़ेसर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा लड़ते हैं या फिर वाइवा में बहुत सुनाते हैं। तो इट्स अप टू यू कि तुम उस चीज़ को कैसे लेके चलते हो। तुम्हें एमबीबीएस के लिए, एमबीबीएस में किस लिए आए हो तुम? पढ़ने के लिए। पढ़ाई तो तुम्हें करनी पड़ेगी, राइट? पढ़ाई करो, फन करो। ये बाउंड नहीं है कि तुम्हारे अगर 600 प्लस मार्क्स नहीं आए, तो तुम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे ये है कि 50% आ रहे हैं तुम्हारे मार्क्स, यू आर प्रमोटेड, यू आर स्टिल अ डॉक्टर, राइट? तो ये डिफरेंस है कि वहाँ पे तुम्हारा प्रेशर ये है कि तुम्हें इतना स्कोर करना है कि तुम्हें टॉपर बनना है। यहाँ पे ये है कि तुम्हें पास होना है। पास होने वाला प्रेशर और टॉपर बनने वाला प्रेशर, ये थोड़ा अलग-अलग होता है। लेकिन हाँ, अगर कोई बच्चा है जिसको डिस्टिंक्शन लेके आनी है, उसका प्रेशर थोड़ा अलग हो सकता है। यहाँ पे ताने नहीं मिलते हैं, बोल सकते हैं। यहाँ ताने नहीं मिलते, ताने मिलते हैं प्रोफेसर से, लेकिन घर वालों से ताने कम मिलते हैं। घर वाले क्योंकि रिलेटिव्स हो गए, उनसे नहीं मिलते हैं। हाँ, उनसे नहीं मिलते। तो जो अभी रीनीट बच्चों ने दिया है, ड्रॉप ईयर आगे लेने वाले हैं, ड्रॉप सोच रहे हैं, या फिर मल्टीपल ड्रॉप्स हो गया है, उनको आपकी तरफ से क्या एडवाइस रहेगी इस पूरे पॉडकास्ट का? उनके लिए क्या कंक्लूजन है? देखो, पहली पहली बात तो ये कि ड्रॉप लेने से पहले ना, तो तुम पहले खुद से पूछो कि तुम एमबीबीएस के लिए जा क्यों रहे हो, नीट दे क्यों रहे हो? ठीक है? अगर तुम्हारे मन में से आवाज़ आती है कि मुझे बनना तो डॉक्टर ही है, देन ओनली यू गो फॉर अनदर ड्रॉप। अगर तुम अभी भी 50-50 हो, तो काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं इस दुनिया में कि जो तुम कर सकते हो। डोंट गो फॉर नीट अगर तुम अभी भी 50-50 हो। और अगर है तुम में कि करना ही है, एमबीबीएस ही करना है, तो ड्रॉप लो और गिव योर बेस्ट। जो तुम्हारी कैपेसिटी है, उससे 3 टाइम्स ज़्यादा तुम अपना जी जान लगाओ और मेहनत करो। तुमसे ज़्यादा तुम्हें तुम्हारे बारे में किसी को नहीं पता कि तुम कितनी मेहनत कर रहे हो, कितनी नहीं कर रहे हो। खुद से झूठ प्लीज़ मत बोलना और मेहनत करो, दैट्स इट। क्योंकि जितनी तुम मेहनत करोगे उतना तुम्हारा स्कोर आएगा और तुम्हारा जो जीएमसी कॉलेज है या फिर कोई सा भी कॉलेज है तुम्हारा, तुमसे कोई नहीं छीन सकता। अगर तुम खुद से ट्रस्ट तुम खुद पे ट्रस्ट रखते हो और खुद से सच बोलते हो, तो कोई नहीं छीन सकता तुमसे तुम्हारा मेडिकल कॉलेज। तो डोंट लाई टू योरसेल्फ, दैट्स इट। जो बच्चे ड्रॉप ले रहे हैं, आपने पूरी जर्नी को देखा, दीदी ने शेयर किया पूरी जर्नी के बारे में, गाइडेंस भी बताया, गलती भी बताई। जो आप ना करें तो आप एक फ्यूचर एमबीबीएस स्टूडेंट हो सकते हैं और फ्यूचर डॉक्टर हो सकते हैं। तो ऐसे ही पॉडकास्ट चैनल पे आते रहेंगे, तो चैनल पे बने रहो अमेजिंग एजुकेशनल पॉडकास्ट के।